जब इंडिया न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा था तो डॉक्टर होमी भाभा के बारे में भी कि उनका एक्सीडेंट कराया बिल्कुल, गया बिल्कुल सर। CIA ने। जब दुनिया के अंदर कोई देश सुपर पावर बनने की कोशिश करता है सर, बहुत ज़्यादा निर्यात होती है, हर चीज़ उसके वहाँ बनना शुरू होती है, एक सुपर इकोनॉमी बन के उभरता है, तो बाकी देश नहीं चाहते सर कि वो सुपर पावर बने। लेकिन उसको सुपर पावर बनने से रोकने के लिए क्या है सबसे अच्छा तरीका सर, उसको किसी वॉर में धकेल दो। आपने क्या कर दिया, पाकिस्तान को कुछ एड फंड दे दिया सर, पाकिस्तान को दे दिया आपने 1000 करोड़ कि एक काम कर यार, मुजाहिदीन तैयार करके इंडिया में भेजते रहे। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बोल दिया जाता है हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस पैदा करो। वेस्ट बोलता है या कोई भी एक बोलता है, तो पाकिस्तान के जनरल को बोलते हैं कि भाई 1 साल का ठेका तुम्हें दे दिया और 1 साल के ठेके के हमने तुम्हें दे दिया 1000 करोड़। ISI बोलती है सर कि पाकिस्तान चाहे रोड पर आ जाए, चाहे कटोरा पकड़ ले सर, ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान को कोई चलाएगा, यहाँ की हुकूमत को कोई चलाएगा, तो ISI चलाएगी सर। कहीं ऐसा ना हो कि POK इनसे अलग हो जाए, बलूचिस्तान इनसे अलग हो जाए, और बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। तो जो वहाँ की लीडर हैं नाइला कादरी बारूच, उन्होंने आपकी बुक को सपोर्ट किया, उसके साथ उनकी फ़ोटोग्राफ भी देखी हमने। तो ये कैसे इंडिया और बलूच का रिलेशन है? पाकिस्तान में रोज़ कोई ना कोई जो वांटेड टेररिस्ट है वो मारा जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं कि पिछले साल 15 लोग मारे गए। सर वो लंबी लिस्ट है बहुत ज़्यादा। आप जहूर मिस्त्री से स्टार्ट करना, जहूर मिस्त्री से स्टार्ट हुआ था कराची में, 2 शूटर आए और उन्होंने जहूर मिस्त्री को मारा। ये सिक्योरिटी मिलने के बावजूद इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कैसे जाकर उनको एलिमिनेट किया होगा? तो मैं आज ISI बोल रही है भाई हम ही सेफ नहीं है यार, तुम्हें कहाँ से सेफ करें? तो ISI ने बोला भाई मौलाना मसूद अजहर या हाफिज सईद तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, ठीक है, हिंदुस्तान को बाद में नुकसान पहुंचाना, पहले तुम सेफ हो जाओ। एक ऑपरेशन किया सर, ये हम नहीं कहते, ISI बोलती है। ISI के ब्रिगेडियर को शूट आउट किया सर पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और जो ख्वाजा उफ मियाँ मुजाहिद की मैं बात बता रहा हूँ, ISI को उसकी गर्दन ही नहीं मिली सर, वो बिना गर्दन के, गर्दन काट के कोई लेकर गए। जितने भी लोग एंटी इंडिया हैं, हर एक के ऊपर एजेंसी नज़र रखती है, 100% उसकी हर एक्टिविटी में नज़र रखती है। जिस दिन एजेंसी को लगता है कि नहीं अब ये आदमी इस देश के लिए थ्रेट है, तो फिर वो आदमी नहीं रहता सर। आपका नाम लक्की बिष्ट है, लक ने कितना साथ दिया? इतनी टफ सर्विस करने के बाद कुछ आफ्टर इफेक्ट्स छूट गए हैं? रिटायरमेंट आपने लिया उसके बाद भी परेशान करते हैं या फिर कुछ किसी तरह से इम्पैक्ट करते हैं? RNW का एक मोटो है सर, अगर तुमने हमारे देश को थ्रेट खोलने की कोशिश करी या हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, तो तुम धरती के किसी भी कोने में होगे, तुम अपनी कुदरती मौत नहीं मरोगे सर। हेलो सर, वेलकम टू द चैनल। बहुत अच्छा लगा आप आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है। आपकी फ़ैन फॉलोइंग एक अलग ही है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स अ लॉट। और आई थिंक जितने आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, आपकी हमने बातें सुनी हैं, आपके पर्सपेक्टिव सुने हैं अलग अलग चीज़ों पे, तो ऐसा लगता है हमने सब कुछ जान लिया है। आपकी हिस्ट्री कैसी रही है, आपने कहाँ पर काम किया है, जो आपकी जर्नी रही है पूरी। कहीं कहीं आपने बोला है कि आपका नाम भी लक्की बिष्ट असली नहीं है, तो हमें लगता है कि क्या हम कुछ जानते भी हैं, या एक कैसे जैसे समुद्र होता है कि उसकी गहराई हमें पता ही नहीं चल पाती है, ऐसे अनलिमिटेड कुछ है। तो क्या कुछ बचा है, आप बताएंगे कुछ आज? सीक्रेट सर्विसेज का अगर कोई भी बंदा होगा, मतलब मैं बात अपनी ही नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया की कोई भी सीक्रेट सर्विसेज का, अगर वो चलो CIA का हो, मोसाद का हो, XYZ किसी का भी हो, आप दुनिया में सिर्फ उसे उतना ही जान पाओगे सर जितना वो चाहता है बताना। मतलब उसको लगता है कि यार नहीं ये आपने जानना चाहिए। मतलब मैं आसान शब्दों में एक ही चीज़ बताऊंगा, वो जितना चाहेगा कि लोग उसे जाने, आप सिर्फ उतना ही जान पाओगे सर। सर, इसकी कुछ एजेंसी छोड़ने के बाद भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप कितना रिवील कर सकते हैं? सर देखो, एजेंसी छोड़ने के बाद अगर कोई भी आदमी सीक्रेट सर्विसेज छोड़ता है, तो आप तो रिवील कुछ करोगे ही नहीं सर। देखो अलाउ ही नहीं है कि यार आप कोई भी रिवील करोगे, ठीक है। अगर मेरी भी कोई भी इंटरव्यूज़, मेरे पॉडकास्ट, मेरी बुक्स पढ़ी हो, तो सिर्फ मैंने वो ही बताया है आज तक जो ऑलरेडी दुनिया को पता है सर। अगर आप कहीं ना कहीं सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। लेकिन अगर जो भी मैंने बोला है, सिर्फ इसके पीछे सिर्फ रीज़न एक ही है कि यार हिंदुस्तान के यूथ, जो भी आज की जो जनरेशन है, मतलब आज का जो युवा है, जो बात करता है यार कि मोसाद ने इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस करे, CIA ने इतने बड़े बड़े ऑपरेशन करे, तो मेरा सिर्फ बताने का
एक छोटा सा मकसद ये है कि यार नहीं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी जो सीक्रेट सर्विसेज है, चाहे वो RNW हो, MI हो, IB हो, वो दुनिया की बेस्ट एजेंसीज है। हमने भी इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे ऑपरेशंस करे हैं जिनके बारे में CIA बात करता है सर। अगर आप CIA के कुछ एक सीनियर्स के इंटरव्यू सुनो तो उन्होंने बोला कि यार अगर दुनिया के अंदर कोई बेस्ट एजेंसी है तो RNW है सर। एक सर इंडिया का हमने थोड़ा बदलता स्टांस देखा है। जो चीज़ें हमें ट्रबल करती थी, लाइक खालिस्तानी मूवमेंट जो है अक्रॉस द ग्लोब जो है, अब कनाडा में निज्जर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल या सर। फिर US में पन्नू हो गया है, या फिर UK में जो अवतार सिंह समझ गया मैं, की डेथ बिल्कुल हुई। बिल्कुल। तो इंडिया का क्या रोल डिफरेंट होता जा रहा है जो एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि पन्नू वाली चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। ऐसा बोलते हैं कि इंडिया का हाथ है, पाकिस्तान में रोज़ कोई ना कोई जो वांटेड टेररिस्ट है वो मारा जा रहा है। कुछ कुछ रिपोर्ट्स आती हैं कि पिछले साल 15 लोग मारे गए। सर लंबी लिस्ट है बहुत ज़्यादा। आप जहूर मिस्त्री से स्टार्ट करना। जहूर मिस्त्री से स्टार्ट हुआ था कराची में, 2 शूटर आए और उन्होंने जहूर मिस्त्री को मारा, ठीक है। आप नेपाल के ऊपर लाल मोहम्मद के उधर चले जाओ, आप कनाडा में चले जाओ, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में। लेकिन सर मर कौन रहे? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये वो लोग मर रहे हैं जो इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है सर, है ना। इनका काम इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाना है, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। इन लोगों का काम है कभी ट्रेन में ब्लास्ट करवाना, ठीक है, कभी किसी इंडियन आर्मी के कैंप के अंदर धोखे से घुसना और निहत्थे जवानों पर फायर मारना, ठीक है सर, कभी किसी ट्रेन में ब्लास्ट करवाना। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का कनेक्शन टेररिज्म के साथ है सर, ठीक है। अब आज के जो पावरफुल लीडर हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने एक मैसेज दिया है सर। उन्होंने एक मैसेज दिया, ये पूरी दुनिया को दिया है सर। उन्होंने ये बोला कि अगर आप हिंदुस्तान को थ्रेट पहुंचाओगे, अगर नुकसान पहुंचाओगे हिंदुस्तान को, तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, तुम्हें दुनिया की कोई भी एजेंसी प्रोटेक्ट करे, तुम्हें वहां की आर्मी प्रोटेक्ट करे, लेकिन हिंदुस्तान तुमसे वादा करता है कि तुम अपनी मौत नहीं मरोगे सर। तो उसने मतलब इसमें सर बहुत सारे लोगों ने मुद्दा बनाया है। तो यार भाई, कोई अच्छा इंसान थोड़ा ना मरा है यार, भाई वो आदमी मरा है जिसने हजारों बेगुनाह को मारा है। तो आपको क्यों दुखी होने की जरूरत है? क्यों इसमें डिबेट कर रहे हो? चाहे उसको हमने मारा हो, चाहे उसको किसी और ने मारा हो, किसी गलत आदमी को, किसी एक आतंकवादी को मारा है ना सर, तो आतंकवादी के मारने में तो मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। आप बात देश की करो सर। आज नक्सलाइट एरिया के अंदर एक जवान शहीद होता है, JNK के अंदर एक सोल्जर शहीद होता है सर, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में एक आर्मी वाला शहीद होता है, आप उस पर चर्चा ही नहीं करते सर। आप चर्चा करते हो कनाडा पर एक किलिंग पर, कराची पर एक किलिंग पर। ये चर्चा क्यों? सर ये इस तरह के ऑपरेशन जैसे आपने बोले, आई थिंक एक आसान तरीका रहता है टेररिस्ट के लिए कि यार चलो इंडिया में अगर रह के हमने ये सब चीज़ें की तो हम पकड़े जाएंगे हाँ। या जो भी एलिमिनेट कर देंगे, बट बाहर जाके उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है, सब कुछ है। ये सब मिला हुआ था सब लोगों को, काफ़ी टेररिस्ट को भी ISI सपोर्ट बिल्कुल करती है बिल्कुल। सब। ये सिक्योरिटी मिलने के बावजूद इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कैसे जाकर उनको एलिमिनेट किया होगा? कैसे ये ऑपरेशंस रहते हैं? आपने अभी बोला कि ISI ने उनको सेफ किया। अरे सर, आप ISI खुद सेफ नहीं है सर। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझा देता हूं। क्या हुआ सर, 10 फरवरी को हमारे वहां एक इंसिडेंट हुआ था सुजवान कैंप के अंदर, JNK में। एक्चुअली क्या हुआ था, वो अफजल गुरु का बदला लेना चाहते थे। शायद 9 फरवरी को अफजल गुरु को फांसी की सजा हुई थी। तो उन्होंने कहा यार हम एक अटैक करते हैं। जैस ने अटैक करा था सर, जैसे मोहम्मद ने, और 3 आतंकवादी घुस के सुजान कैंप के अंदर घुसे और नियत्ते सोल्जरों के ऊपर फायर किया। हमारे 6 सोल्जर शहीद हो गए थे सर इसमें। एक सिविलियन, एक लेडी भी मरी थी, एक बच्ची भी मरी सर, क्योंकि कैंप के अंदर कुछ सिविलियन भी रहते थे। और बाद में स्पेशल फोर्स को बुलाया गया, पैरा NSG को, और ऑपरेशन किया गया, तीनों मिलिटेंट को मार दिया। और तब पता चला, उस टाइम हमारे RNW के जो चीफ थे सर, अनिल सर, उस टाइम चीफ हुआ करते थे RNW के, तो एनालाइज किया तो पता चला सर ये जैस की ये प्लानिंग थी। और ISI का जो उस टाइम ब्रिगेडियर था आमिर हमजा, इंडिया जैक्स देखता था, वो पूरी की पूरी प्लानिंग उसकी थी सर, उस ब्रिगेडियर की। और जैस का जो तीसरा पावरफुल आदमी था, ख्वाजा उफ मियाँ मुजाहिद नाम है उसका, ये जैस का तीसरा पावरफुल आदमी था मौलाना के बाद, मौलाना मसूद अजहर के बाद। इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग थी ये कि कैसे इंडिया के अंदर एंटर करेंगे लोग, ठीक है, और सुजान कैंप के अंदर कैसे 3 मिलिटेंट अंदर घुसेंगे और कैसे निहत्थे सोल्जर को मारेंगे, जो किया। लेकिन इस टाइम हमारी सीक्रेट सर्विसेज ने एक ऑपरेशन किया सर। ये हम नहीं कहते, ISI बोलती है कि
एक ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन का मैं अगर नाम बोलूँ, मैं बोलूँगा सर कलातन, मुझे थोड़ा बोलने में है, कलातन बोलने में थोड़ा सा वो है, मेरा वर्ड को थोड़ी दिक्कत आती है, जो काल को भी मारे सर। और आपको बताऊँ सर, 2018 से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और 2024 में ऑपरेशन खत्म हुआ सर। अच्छा। आप समझ रहे हैं? लेकिन 2024 में रिजल्ट क्या निकला सर? आईएसआई के ब्रिगेडियर को शूट आउट किया सर पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? और जो ख्वाजा उफ मियां मुजाहिद की मैं बात बता रहा हूँ, आईएसआई को उसकी गर्दन ही नहीं मिली सर। वो बिना गर्दन के, गर्दन काट के कोई लेकर गए। तो ऑपरेशन का एंड ये निकला कि तुम आईएसआई के सर, आईएसआई का ब्रिगेडियर आप सोच नहीं सकते, इज द पावरफुल पर्सन। मतलब कितना, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को कौन चलाता है सर? पाकिस्तान को चलाती है वहां की आर्मी, और वहां की आर्मी का सबसे पावरफुल विंग आईएसआई, ठीक है सर। और आईएसआई का ब्रिगेडियर, और वो भी सबसे पावरफुल ब्रिगेडियर जो इंडिया डेस्क को देखता है, ठीक है सर। लेकिन यहां से भी एक ऑपरेशन स्टार्ट होता है और बोलते हैं कि ठीक है, कि जिस दिन तू आईएसआई, चल तेरे को आईएसआई की सिक्योरिटी मिली है, आजीवन तो नहीं मिलेगी ना सर, एक लिमिट है ना, कि तू कभी ना कभी तो रिटायर होगा। जिस दिन रिटायर हुआ ना सर, उसी दिन मारा सर। लेकिन मारा तो मैं, आज आईएसआई बोल रही है भाई हम ही सेफ नहीं है यार, तुम्हें कहां से सेफ करें? तो आईएसआई ने बोला भाई मौलाना मसूद अजहर या हाफिज सईद, तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, ठीक है? हिंदुस्तान को बाद में नुकसान पहुंचाना, पहले तुम सेफ हो जाओ। तो जो लोग बोलते हैं कि यार हमारी सीक्रेट सर्विस के ऑपरेशन, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं सर, कि एक का सर नहीं मिला और दूसरा आईएसआई का ब्रिगेडियर को ठोका सर। फर्क कहाँ से आया सर? ये ऑपरेटिंग मॉडल चेंज हो नहीं गया नहीं हमारा? नहीं सर, लीडर पावरफुल। देखो, एक लीडर है जो बोलता है यार कि देखो भाई गोली नहीं चलाओगे, कैसे हैंडल करना है तुम करो। एक लीडर बोलता है कि जिसकी नजरें गलत है उसको भी मार दो। तो दोनों में फर्क सर, सोल्जर का मॉरल तो ऊपर होगा ना सर। एक सोल्जर सोचो, पहले क्या सिस्टम था? पहले सिस्टम था सर कि जब हम बाहर निकल के जा रहे हैं तो वेपन को चैन से बांध के रखते थे। वो क्यों बांधते थे? बड़ा अजीब सा लगेगा आपको सुनकर, कि कोई भी सोल्जर जब कैंप से बाहर निकल रहा है तो बेल्ट में क्या है उसका, चैन बंधी हुई है, और चैन को हथियार में बांध रखा है। भाई मैं भी यही था, जब मैंने भी एक बार, मैं भी ऑपरेशन किया सर, तो चैन जब स्टार्टिंग में मैंने भी पूछा, बोला चैन इसलिए कोई हथियार ना छीने तुम्हारा। सर आप सोचो आप, कि किसी की इतनी हिम्मत कि एक आदमी हमारा हथियार छीन के जा रहा है, हमने चैन से बांध रखी है हमारा हथियार ना छीने। और आज मैं ये बता रहा हूं सर कि आप वेपन को छोड़ के चले जाओ तो 2-4 लोग आएंगे यार आपका वेपन छूट गया था करके। तो ये चेंज हुआ है सर। तो सर काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। और आई थिंक सिक्योरिटी के भी काफ़ी सारे, जैसे आपने बोला कि जो चेंज हुआ है वो देश में भी दिखाई देता है कि लोगों में जो डर था पहले, कि ट्रेनों में डर आ गया था लोगों में कि ट्रेन में नहीं जा सकते हम, बिल्कुल। कहीं जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। तो वो चीज़ भी लोगों में भी आई थिंक कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आया है कि अब हम पावरफुल हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लोगों से पूछो सर, आप इंडिया से जो बाहर लोग रह रहे हैं उनसे पूछो कि आज हिंदुस्तान का सिटीजन कहीं भी विदेश में जाता है तो उसको आज किस नजर से देखती है दुनिया सर? ये आपको खुद नजर आएगा सर। सर हमारी कुछ इंटेलिजेंस भी स्ट्रांग हुई है 2014 के बाद, या फिर खाली गवर्नमेंट से ही इतना फ़र्क पड़ जाता है? सर हमारी इंटेलिजेंस सुपर स्ट्रांग हुई है सर। मतलब मैं आपको, देखो, किसी देश के अंदर सर, अगर किसी देश में कोई आतंकी हमला होता है या किसी देश के अंदर कोई बड़ी घटना होती है, अगर आप मुझसे पूछो कि मैं किसे जिम्मेदार समझता हूं सर, उसके पीछे सबसे बड़ा कमी किस चीज की है? मेरे लिए वो सबसे बड़ी कमी उस देश की इंटेलिजेंस की है सर। अगर इंटेलिजेंट बता देगा कि यार हमारे देश के अंदर एक थ्रेट होने वाला है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है या इस टेररिज्म ग्रुप से हो सकता है, तो हमारी इंटेलिजेंस क्या करेगी सर? हमारे जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको पहले से अलर्ट करेगी, ठीक है? तो शायद वो इंसिडेंट कभी नहीं होगा। तो एक देश के अंदर जब कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार भी कौन होता है? इंटेलिजेंस होती है। अगर कोई देश शांति से और दुनिया का सबसे पावरफुल बन रहा है तो उस सबसे बड़ी जो उसकी स्ट्रॉन्ग चीज है वो उस देश की इंटेलिजेंट है सर। पहले आप 26/11 सुन लो सर, समझौता एक्सप्रेस में धमाके सुन लो, मालेगांव धमाके सुन लो सर, गफ्फार मार्केट ब्लास्ट सुन लो सर, ठीक है, सीरियल ट्रेन ब्लास्ट सुन लो, ठीक है। आपको दुनिया में हर महीने के अंदर, हर 2 महीने में कोई ना कोई एक इंसिडेंट दिखता था सर, लेकिन 2014 के बाद नहीं दिखा। तो इसका मतलब हमारी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग हुई है कि एनिमी हमारे देश में आने से पहले उसको क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं सर बाहरी। पॉलिटिशियन सिलेक्शन में
स्पेशल एजेंसीज का या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम रहता है? क्या इलेक्शन से पहले उनको पता रहता है ये इंडिया में मोदी जी सर सर जीतने वाले सर हैं? सर एजेंसी को दुनिया में सब कुछ पता होता है सर। सर एजेंसी में सिर्फ इंडिया में ही नहीं, एजेंसी को ये भी पता होता है कि यूएस में किसकी गवर्नमेंट बनेगी सर। एजेंसी को दुनिया में हर चीज़ पता होता है सर। और एजेंसी ये भी देखती है कि इस लीडर के आने से हमारे देश को फ़ायदा है या नहीं है सर। उसके हिसाब से पॉलिसीज भी बनती हैं क्या कि अगर प्रीडिटरमाइन कर दें कि अच्छा ये लीडर आने वाला है तो क्या डेफिनेटली इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है? डेफिनेटली सर, क्योंकि देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे आपको बोला, ट्रम्प एक बिजनेस टाइकॉन है सर, ठीक है सर। उनके चेयर पर बैठने से इंडिया के और यूएस के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, ठीक है सर। अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, बिजनेस डील्स बढ़ सकती है। तो सेम चीज हम भी चाहेंगे कि ट्रम्प चेयर में आए, ठीक है सर। अगर हमें लगता है कि यार नहीं, बाइडेन के आने से वॉर नहीं रुकेगा, वॉर और बढ़ेगा, दुनिया में महंगाई आएगी, अर्थव्यवस्था और गिरेगी, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि बाइडेन चेयर पर बैठे सर। तो मैं आपको इनडायरेक्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एजेंसी को पता होता है और एजेंसी डिसाइड करते हैं कि कौन चेयर में होना चाहिए। इंडिया के बाहर की सर आपने बात की, आप कुछ अपने अच्छे इंटरेस्टिंग ऑपरेशन शेयर करेंगे क्योंकि सीक्रेट सर्विस का या फिर जो रॉ का स्पेशल एक फोकस आउटसाइड भी रहता है जैसे आपने बोला, और बड़े सारे ऑपरेशंस होते हैं ग्लोबली अलग अलग कंट्री में। तो पहले तो आइडेंटिटी चेंज करके वहाँ पे जाना, बिल्कुल बिल्कुल सर। वहाँ पे रहना, और आई डोंट नो कि वहाँ पे आपको वेपन्स कैसे मिलते होंगे, करेंसीज कैसे होती हैं, तो रहना वहना वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी से भी बच के रहना है, पुलिस से भी बच के रहना है, और मे बी अगर किसी को आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो भी करते रहना है, वो भी कोई हाई सिक्योरिटी टारगेट ही होगा तो उस पर भी सबकी नज़रें होंगी। तो ये कैसे किया जाता है, कोई आप ऑपरेशन भी शेयर करेंगे? सर मैं ऑपरेशन का तरीका आपको बताता हूँ, है ना। क्योंकि जैसे मैं ऑपरेशन शेयर करता हूँ सर, वो बगल वाले देशों में न्यूज़ बन जाती है कि उस पॉडकास्ट से ऑपरेशन आया, हमारे देश में हुआ, तो बहुत जगह मुद्दा बना। तो मैं आपको तरीका समझाता हूँ सर कि क्या होता है कि अगर कोई भी देश का कोई भी एजेंट किसी दूसरे देश के अंदर ऑपरेशन करता है, तो उनकी टीम्स डिवाइड हैं सर। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी सब कुछ करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए सर, कि सीआईए का कोई आदमी, उसने आज हिंदुस्तान में ऑपरेशन करना है, तो सीआईए का अगर फाइटर विंग का आदमी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए उनका कोई कमांडो है, कोई स्नाइपर है, कोई शूटर है, XYZ कोई भी, वो इंडिया के अंदर आता है, एज ए डिप्लोमेट पासपोर्ट पर आता है, इलीगल तरीके से आता है। वो डिसाइड करते हैं वो कैसे जाएगा। वो इंडिया के अंदर आ गया, आने के बाद उनकी पहले से टीम है सर यहाँ पर पूरी की पूरी। एक आदमी कई टाइम से किया है, सीआई का एक एजेंट है जो कई टाइम से अब परमानेंट रह रहा है, उसने अपना एक बिजनेस खोल रखा है सर, ठीक है, और वो 10-15 साल से बढ़िया बिजनेस कर रहा है, उसको सीआईए कभी छेड़ती नहीं है। लेकिन सीआईए उसको बोल देती है कि अब हमारा एक आदमी आ रहा है आपके पास, आप इसकी रहने की जिम्मेदारी आप करोगे, फंड आप दोगे पूरा का पूरा। बोला ठीक है। 15 साल के बाद उन्होंने अपने एक आदमी को एक्टिव किया, लेकिन ये स्लीपर सेल नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, स्लीपर सेल क्या होता है, इसको आप स्लीपर सेल में गिनती नहीं करेंगे सर, ठीक है। उनका एक परमानेंट आदमी यहाँ रह रहा है, ठीक है, और ये एसेट भी नहीं है उनका, ठीक है। अकोमोडेशन वगैरह वो करवाएगा सर पूरा का पूरा, लेकिन मिलेगा खुद नहीं डायरेक्ट तरीके से, वो उसको जानेगा भी नहीं कौन वो सीआईए का आदमी है। इसका एक मिडल मैन भी होगा सर, चाहे उसको कट ऑफ बोल लो कोई भी, जो इन बीच दोनों के बीच को मिला रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए रहने के लिए ताज वगैरह दे दिया यहाँ पर उसको, या कोई घर लेके दे दिया। अब वो तीसरा अपने तीसरी टीम को एक्टिव करेंगे, जो लोग वेपन्स में डील करते हैं उनके यही होंगे। वो बोलेंगे कि हमारे फलाने आदमी को तुम्हारे को इतनी तारीख को वेपन पहुंचाने हैं सर, ठीक है। चौथे को एक्टिव करेंगे जो गाड़ियों में डील करता होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे कि एक चोरी की गाड़ी या जो भी गाड़ियाँ, ये फलाने दिन वहाँ पहुँच जानी चाहिए। वो गाड़ी वहाँ पहुँचाएगा सब चीज़, लेकिन कोई एक दूसरे से नहीं मिलेंगे सर, मिलेंगे कोई भी नहीं। उनका लास्ट आदमी क्या होगा, जो कई टाइम से टारगेट को एनालाइज कर रहा होगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीने से रैकी कर रहा होगा। उसको बोलेंगे कि ठीक है, हमारे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, तुम टारगेट बताओ। लास्ट में जो उनका हिटमैन आएगा, ये लोग क्या करेंगे, उसको टारगेट बताएँगे, वो उसको एलिमिनेट करेगा। ये जो प्रोसीजर होगा सेम बाहर निकलने का भी प्रोसीजर ऐसे ही होगा सर। कोई भी ऑपरेशंस होते हैं तो ऐसा नहीं है पिक्चरों के जैसा कि एक था टाइगर में आदमी चला गया, दन 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 किया, वापस आ गया। तो हर आदमी को उसका काम डिवाइड होता है, किसी को दूसरे का नहीं पता होता सर। इसको 1 बाय 1 बोलते हैं। अगर आपने इसमें से किसी को उठा भी लिया, तो आप पूरी चैन को नहीं तोड़ पाओगे। सपोज़ करो आपने गाड़ी वाले को उठा लिया, तो गाड़ी वाला आपको कहाँ पहुँचाएगा? मिडलमैन तक ही पहुँचा सकता है सर। उसको भी हिटमैन तक वो आपको पहुँचा नहीं पाएगा, ठीक है? जिस आदमी ने उनको फंडिंग करी, होटल में रहने के लिए जगह दी, उसको उठा लोगे, वो भी हिटमैन तक नहीं पहुँचा पाएगा सर। क्योंकि कनेक्शन सबका क्रॉस होता है एक दूसरे के साथ, किसी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता सर।
और सर जैसे हिटमैन की आपने बात की, आपको भी रॉ हम्म, हिटमैन के नाम से हाँ, काफ़ी लोग जानते हैं। हाँ, तो जो हिटमैन है, हम्म, ये भी बोलते हैं कि एक नंबर भी दिया जाता है आपके साथ कि आपने 150 से 200 ऐसी एनकाउंटर्स किए हैं। उस टाइम पे ये एनकाउंटर सपोज़ किसी ने किया, रॉ हम्म, एजेंट ने या सीआईए एजेंट ने, हम्म। तो वो कैसे बच पाता है? क्योंकि वहाँ पर लोग भी होंगे, वहाँ पर कैमराज़ भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद देश से निकलना कितना मुश्किल है? सर देखो, दुनिया में सबसे मुश्किल होता है सर एलओसी क्रॉस करके ऑपरेशन करना। एक तरह से मुश्किल भी है। मुश्किल क्या है वो भी आपको बताऊंगा, एहसान क्या है वो भी बताऊंगा सर। इजी क्या है, मुश्किल क्या है। सर देखो, मुश्किल सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर इसके बीच में 1% भी गलती होती है ना सर, तो उसमें सीधे सजाए मौत है आपको। आप सजाए मौत इसलिए है क्योंकि आपकी गवर्नमेंट मना कर देगी, मैं इसे नहीं जानता, पहली चीज। ठीक है सर। कुलभूषण आप यादव के केस में भी सेम ऐसा ही सेम हुआ। सर। देखो, कुलभूषण यादव के केस में भी सेम हुआ सर। ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा भी नहीं कि कुलभूषण यादव सर हमारे स्पाई हैं सर। ठीक है। मैं तो ये बोलूंगा कि ईरान से उनको अगवा किया गया, किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद पाकिस्तान में उन्हें आईएसआई के हैंड ओवर किया गया था सर। जब भी ऑपरेशन करने जाते हैं उसमें क्या है, अगर आपको मदद की भी जरूरत है तो आपको गवर्नमेंट से हेल्प बहुत कम मिल पाएगी सर, ना के बराबर पर। उस ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है सर, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं किसी ऑपरेशन में गया हूँ और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि 2 लोग थे और पता चले 2 की जगह 4 आ गए, तो हम लोग रिफोर्समेंट मंगा लेंगे। पावर आ जाएगी, पीछे से लोग आएँगे, पुलिस आएगी, स्पेशल फोर्स आएगी, कोई भी आ जाएगी। उस केस में नहीं है सर। उस केस में आपको रिफोर्समेंट तो मिलेगी नहीं सर, पहली चीज़। तो ये आपके लिए मुश्किलाहट है वहाँ दूसरी जगह पर, ठीक है। लेकिन ईज़ी तरीका क्या है सर? ईज़ी तरीका जो मेरे लिए है सर, मेरे लिए ईज़ी तरीका ये है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार ऑपरेशन होने के बाद मैं वहाँ से निकल गया, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है सर। चाहे उस देश का लॉ लगाएँ, कानून लगाएँ, मेरे लिए इन्वेस्टिगेशन लगाएँ, चीज़ें मेरे में जाँच करें, तो मुझे कोई फ़र्क, क्योंकि मैंने वहाँ दोबारा जाना नहीं है सर, दोबारा मैंने वहाँ रहना नहीं है। ये मेरे लिए एक थोड़ी-सी अच्छाई है मेरे लिए सर। और सर निकलना कितना मुश्किल है? जितना जाना मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल है निकलना सर। क्योंकि जब आप जाते हैं तो आप फ्रीली जा रहे हैं सर। क्योंकि उस टाइम क्या है, आप कोई ऑपरेशन नहीं हो रखा, उस देश की इंटेलिजेंस या वहाँ की सिक्योरिटी फ़ोर्स अलर्ट नहीं है। तो आपको जाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, जितने में आपको आने में प्रॉब्लम होगी सर। क्योंकि जैसे ही इंसिडेंट होता है, सारे बॉर्डर सीज हो जाते हैं सर, सारे के सारे। ठीक है? ज़्यादातर जो भी एक्सपेक्टेशन करने के जो भी है, बाहर निकलने के जो भी एरियाज़ हैं, वो सारे के सारे लॉक हो चुके होंगे। तो उस हालात पर आपको निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है सर। या तो आपका ऑपरेशन इतना फ़ास्ट हो, आपकी प्लानिंग इतनी हो कि वहाँ की यूनिट को पता चलने से पहले आप निकल चुके हो, या आप इतने टाइम तक होल्ड करने की हिम्मत रखते हो कि जब तक मामला ठंडा ना हो जाए, फिर आप निकलो। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि कितने देशों में आपका घूमना हुआ है ऐसे पर्पस के लिए, तो आप नंबर क्या बताएंगे? कुछ देश के नाम भी बताएंगे? सर देश के तो नाम क्या बताऊँगा, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में रहे हैं सर, लगभग बहुत ही कम, मतलब कि अगर मैं वैसे बोलूँ तो बहुत सारे देश ही हैं सर, गिनती तो दर्जनों में नहीं बता पाऊँगा, बहुत सारे देश रहे हैं। कई-कई देश तो ऐसे भी रहे हैं जहाँ पर हम सिर्फ़ 2 या 3 दिन ही रुके हैं सर, ठीक है? 3 दिन में ही विथड्रॉल हो गए। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यार हमारा हर ऑपरेशन ही सक्सेस होता है सर। देखो, सक्सेस हर ऑपरेशन ही होता तो फिर इंसान और भगवान में फ़र्क ही नहीं रह जाता सर। क्योंकि अगर हम लोग कोई ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, तो सामने वाली इंटेलिजेंस यूनिट भी है उनकी, उनकी भी अपनी खुद की एजेंसीज़ हैं, जो नहीं चाहते कि आपकी धरती पर कोई ऑपरेशन हो, सेम हमारी तरह सर। हम भी नहीं चाहेंगे कि कोई विदेशी आदमी आके हमारी धरती में कोई ऑपरेशन करे, उसे कैसे ख़त्म करना है। तो सेम सिचुएशन हमारे लिए भी वही है जो उनकी होती है सर। और सर कभी-कभी हम देखते हैं कि जैसे आपने स्लीपर सेल के भी आपने बोले, अजीत डोभाल सर के बारे में भी बोला जाता है, वो अपना भेष बदल कर काफ़ी टाइम पाकिस्तान में रहे। कई एजेंट्स शादी भी कर लेते हैं वहाँ पे जाकर घुलने-मिलने के लिए। तो आपने भी कुछ ऐसा किया? शादी करने का मौका मिला नहीं, आपको नहीं, ऐसे? नहीं सर, नहीं, इतना इतना लंबा मौका तो नहीं मिला, शादी-वादी करने का मौका तो नहीं मिला। बस दोस्त-वोस्त बने सर, दोस्त रहे। तो देखो, स्लीपर सेल एक डिफरेंट हो गया। तो स्लीपर सेल एक्चुअली क्या होता है, लोगों को बहुत कन्फ्यूज़ है। मैं उनको ये बता दूँ यार, स्लीपर सेल क्या होता है, ये एक ट्रेन्ड लोग होते हैं। इन्हें मिलिट्री डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ट्रेन करती है। ट्रेन करने के बाद किसी देश में भेज देती है, वहीं रहते हैं। ठीक है? वहीं रहते हैं, अपना आम जीवन बिताते हैं, लेकिन इनका मेन काम होता है, जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये लोग क्या करते हैं, तोड़-फोड़ का काम करते हैं सर। मतलब मारना, धमाके करना, इन चीज़ों का काम। ठीक है? ये ओनली वन टाइम ही यूज़ होते हैं सर। ये यूज़ एक ही बार ही होते हैं। स्लीपर सेल को आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाओगे सर। ओके। खत्म ही हो जाएगा ना सर। अब क्या यूज़ करोगे? सपोज़ करो कि मैंने कहीं पर स्लीपर सेल एक्टिवेट करे हैं मेरे,
मेरे 4 स्लीपर सेल फॉर एग्जांपल के लिए बगल में कराची में ही है और आज मुझे उनका यूज़ करना है और मुझे किसी भी तरीके से उनका यूज़ करना है तो मुझे पता है उनका आखिरी दिन है वो, तो मैं कहाँ यूज़। लेकिन ये मैं आपको बोलूँ कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से किसी न किसी मिलिट्री से ट्रेंड होते हैं सर ये लोग, और सर कितने भी टाइम से उनको कितने इम्प्लांट भी किया टाइम जा से सकता कितने भी है। टाइम से। और बहुत सारे ऐसा नहीं है कि स्लीपर सेल को जो भी इनका जो हैंडलर होगा उसकी कंटिन्यू नज़र होगी इनके ऊपर, चाहे बेशक इनको नहीं पता होगा इनका हैंडलर कौन है करके, लेकिन वो इनको कंटिन्यू नज़र रख रहा होगा सर। एक सर बड़ा इंटरफेरेंस रहा है इंडिया में देखा जाए तो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज का, स्पेशली जो हम सब जानते हैं कि जब इंडिया न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा था तो डॉक्टर होमी भाभा के बारे में भी कि उनका एक्सीडेंट मिसिंग, कराया बिल्कुल गया बिल्कुल सर, सीआईए बिल्कुल ने। बिल्कुल। तो ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में जो अपने इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको बचाने के लिए रॉ है या कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो क्या स्टेप लेती है? सर देखो, मैं अगर मेरे से आप पूछो कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा सेफ अगर किसी को करना है, उस देश के साइंटिस्ट सर। अगर कोई देश प्रोग्रेस कर रहा है तो सर ब्रेन तो उसी देश के साइंटिस्ट है ना सर। मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी देश को अंधकार में धकेलना हो, उनके साइंटिस्ट को टारगेट कर दो सर आप। वो देश तो उभर ही नहीं पाएगा ना सर। तो किसी भी देश के लिए अपने खुद के साइंटिस्ट को सेव करना सबसे मुश्किल काम है सर। रीज़न क्या है सर देखो, एक साइंटिस्ट है सर, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि हमारे एक साइंटिस्ट और हम उनको बोल दें यार तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, अरे सर वो कहेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ करके। ना वो ढंग से काम कर पाएँगे सर, ना अपनी पर्सनल लाइफ़ जी पाएँगे चीज़ें, तो बहुत मुश्किल है कि उनको कैसे बिना उनको बताए उनको सेव करना है। अब वो कहेंगे भाई एक तो मैं देश के लिए काम भी कर रहा हूँ और 15-20 गनर हमेशा मेरे साथ रहें, ठीक है सर? तो उससे बड़ा मतलब हमारे को लग रहा है, आज लोग कहते हैं यार, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं उन्हें सिक्योरिटी अच्छी लगती है, सिक्योरिटी अच्छी लगती है। मैं कह रहा हूँ भाई वो स्टार्टिंग में अच्छी लगती है। अगर तुम्हें परमानेंट सिक्योरिटी मिल जाए, तुम डेली हाथ जोड़ोगे यार ये सब सिक्योरिटी मेरे से हट जाए। तुम अपनी पर्सनल लाइफ़ जी नहीं पाओगे भाई। तो तुम्हारी लाइफ़ तुम्हारी खुद की नहीं रह पाएगी। तुम एक कैद में हो। दुनिया के लिए तुम्हारी बड़ी तुम्हारे 8-10 गनर आगे पीछे चल रहे हैं। दुनिया की नज़रों में तुम बड़े वाह-वाही ले रहे हो। लेकिन खुद की आत्मा से पूछो तुम्हें क्या लगेगा? यार मैं तो कैद में हूँ। साला मैं यहाँ भी नहीं जा सकता, मैं यहाँ भी नहीं जा सकता। मुझे किसी से पर्सनल मिलना हो तो मैं मिल नहीं सकता। एक तरह से कैदी है ना सर। तो कोई भी साइंटिस्ट नहीं चाहेगा कि उसको कैद में रखा जाए सर। लेकिन इंटेलिजेंस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उन्हें बचाना भी है सर, बिना उन्हें ये रियलाइज़ कराना कि आप हमारी सिक्योरिटी में हो। तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। तो इंटेलिजेंस के लोग भी क्या बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें काम कर रहे होते कंटिन्यू हैं बिल्कुल अगर सर, इसरो को प्रोटेक्ट करना है? हर साइंटिस्ट, एक भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं होगा जो बिना एजेंसी के रडार के बिना चल रहा होगा सर। मैंने अच्छा। आपको बोल सर देश का ब्रेन है सर। और सर क्या इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है जैसे साइंटिस्ट के बारे में आपने बताया हाँ, जहाँ पर लोगों के जाने बिना एक जो हमें पता है कि जो फ्लाइट्स होती हैं हुँ। वहाँ पर डिसगाइज में कमांडोज रहते हैं 52 के वो तो सर आपको मतलब 52 स्काई 52 गंदार पैरा हाईजैक के के। बाद 52 स्काई मार्शल बनाई गई क्योंकि गंदार हाईजैक हुआ तो हमने कहा कि यार दोबारा इस देश में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। तो लोग बहुत कम लोगों को पता होता होगा कि जितनी भी फ्लाइट्स उड़ती हैं उसमें कुछ फ्लाइट्स में 52 एसएजी के कुछ कमांडोज होते हैं जो किसी को पता नहीं होता। तो ऐसे कुछ बिल्कुल। और भी चीज़ है जो कि लोगों के बिना पते बिल्कुल, पर। बिल्कुल सर, आपको पता ही बहुत सारी मैं ये यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा कि इंडिया के हमारे कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स पर हमेशा स्पेशल फ़ोर्स के बंदे, ठीक है, सीक्रेट सर्विसेज़ के बंदे सिविल ड्रेस में हमेशा होंगे। लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जहाँ पर वो आप लोगों के आम लोगों के बीच में होंगे। मैं तो ये बोल दूँ सर आपको छोड़ो, आप क्रिकेट का मैच देखने जा रहे हो ना सर, उस क्रिकेट के मैच के बीच में भी होंगे सर। आप एक नॉर्मल स्टेडियम में आईपीएल का मैच देखने जा रहे हो, तो आपको बड़ा हैरत सोच के बड़ा अजीब-सा लगेगा कि आपके ही रो में कोई आईबी के बंदे बैठे होंगे, एनआई के बंदे बैठे होंगे, ठीक है? आप ही के रो में ही कोई स्पेशल फ़ोर्स के बंदे वेपन के साथ बैठे होंगे, जो बिल्कुल पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, आपको पता ही नहीं होगा यार ये एसएफ के बंदे हैं। तो मैं नॉर्मल एक स्टेडियम का बता रहा हूँ यार, बाकी तो हिंदुस्तान में कितनी ऐसी जगह हैं, कितना स्पॉट्स हैं, जहाँ पर पूरी देश हमारी एजेंसी जिनके ऊपर नज़र रखती है सर। सर अगर इतना स्ट्रॉन्ग हमारा नेटवर्क है हुँ, इंटेलिजेंस का, आपने बोला काफ़ी इंस्टॉलेशन हो गए, काफ़ी लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कोई इंटरनली ही कोई है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, हुँ, कोई नॉर्थ ईस्ट में अलग प्रॉब्लम चल रही है, हुँ। कोई एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का सपोर्ट कर रहा है या खुलेआम उसके बारे में बोल रहा है। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इसको नज़र रखती हैं और जब तक वो थ्रेट नहीं बन जाता है तब तक उस पे काम नहीं करती हैं, उसको कैसे हैंडल करती हैं? देखो मैं आपको एक कहानी के तौर पर समझाता हूँ। अब हिंदुस्तान में देखते हैं सर, अभी भी आप जितनी देर में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, न्यूज़ चैनलों में बहस चल रही होगी अभी भी। अभी भी आप देखना डिबेट चल रही होगी दबाकर सर। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार इस देश में ये सरकार, वो सरकार मतलब ये दे मैं उन लोगों से ये पूछ रहा हूँ सर,
कि आज आप दिन में इस देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूकते हो सर, मतलब जिसको इस देश ने चुना है, और चौराहे पर आप उनका पुतला जलाते हो और शाम को 5 स्टार होटल में बैठ के ड्रिंक कर रहे हो। आपको ये इसी देश में मिल सकता है सर? ये दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं मिलेगा कि वहां के प्रधानमंत्री का पुतला फूक रहे हो और शाम को 5 स्टार होटल में बैठे हो और फिर बोलते हो यार देश हमारे को इस देश ने क्या दिया। भाई आप फिर भी वहां ड्रिंक कर रहे हो, ठीक है सर, इससे बड़ा और क्या लोग हैं इस देश के अंदर सर, जहां भी इस देश के प्रधानमंत्री को गाली बककर भी आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। तो ऐसा नहीं है सर कि जितने भी लोग एंटी इंडिया हैं, हर एक के ऊपर एजेंसी नजर रखती है, 100% उसकी हर एक्टिविटी में नजर रखती है। जिस दिन एजेंसी को लगता है कि नहीं अब ये आदमी इस देश के लिए थ्रेट है, तो फिर वो आदमी नहीं रहता सर। सर कुछ रिसेंटली 4-5 सालों में हमने डिस्टर्बेंस देखी है देश के अंदर, जैसे कि शाहीन बाग हो गया, बिल्कुल या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि एक एलिमेंट ऑफ फार्मर स्ट्राइक में भी कहीं ना कहीं कुछ लोग थे बिल्कुल जो कि सपोर्टेड बाय कनाडा थे, सपोर्टेड बिल्कुल बाय बिल्कुल बिल्कुल खालिस्तानी ग्रुप्स थे। हम्म। इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है, क्योंकि उनको फंडिंग भी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं तो सपोर्ट मिल रहा था उनको। सर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, देखो आप और हम ही हैं, हम अगर 4 दिन काम नहीं करेंगे हमारे को बड़ा डिस्टर्ब होगा यार। हम डेली काम करने वाले लोग हैं, हर रोज हमें काम करना है, अपना घर चलाना है। तो शाहीन बाग में लोग महीने भरों से बैठे हुए हैं सर, इनका घर का खर्चा कौन चलाता है सर? आप ये सोचो, हजारों में लोग वहां बैठ गए, सुबह से आ जाते हैं शाम तक, खाना भी खा रहे हैं, इनका परिवार भी चल रहा है सर। तो कोई ना कोई तो फंड कर रहा है ना कहीं से तो आ ही रहा होगा ना सर। आप मुझे यार फ्री में बोल दो कहीं रोड पर धरना देना, मैं ना आऊं सर? अरे मुझे 10 काम है यार सर, एक दिन में यारी दोस्ती पर आ जाऊंगा, लेकिन 2 महीने नहीं बैठूंगा सर। चाहे किसान आंदोलन में लोग बैठे हैं सर, जो किसान है वो जायज है, लेकिन उनके बीच में एंटी एलिमेंट्स लोग आके बैठ गए सर, जो उस माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेम चीज वही शाहीन बाग में हजारों लाखों लोग बैठे हैं, करोड़ों की फंडिंग आ रही है सर। एक गेम है सर, एक बिजनेस है। मैं आपको वैसे समझाने की, इस बिजनेस को मैं आपको समझाता हूं कैसे। पाकिस्तान पर ले लेता हूं, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बोल दिया जाता है हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस पैदा करो। वेस्ट बोलता है या कोई भी एक बोलता है, तो पाकिस्तान के जनरल को बोलते हैं कि भाई 1 साल का ठेका तुम्हें दे दिया, और 1 साल के ठेके के हमने तुम्हें दे दिया 1000 करोड़। पाकिस्तान के जनरल को 1000 करोड़ की फंडिंग मिल गई। पाकिस्तान का जनरल क्या करता है सर, सीधे हिंदुस्तान में उसके कुछ एजेंट हैं, उन एजेंटों को बोलता है कि हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस पैदा करो। ठीक है सर, 100 एजेंट हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है सर, 100 एजेंट को क्या कर दिया उसने, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, 10-10 करोड़ मतलब 1-1 करोड़ दे दिए। ठीक है सर, 1-1 करोड़ दे दिए, तो 10 करोड़ रुपए इंडिया को उसने दे दिए। उन एजेंटों के पास 1-1 करोड़ आया सर, उन एजेंटों ने क्या किया, 90 लाख रुपए रखा अपने पास, 10 लाख रुपए यही शाहीन बाग यही जगह में बांटना शुरू कर दिया सर, इनको लेकर आएंगे। गेम सिर्फ किस चीज का है सर, टेररिज्म एक बिजनेस। वैसे से उसको 1000 करोड़ की फंडिंग मिली, उसने क्या किया, 1000 करोड़ में से मैं मानता हूं कि 100 करोड़ खर्च कर दिए, 100 करोड़ में से 900 करोड़ उसने अपने पास रखे हुए। 100 करोड़ इंडिया में आए उनके एजेंटों के पास, उन्होंने क्या किया, 100 करोड़ में से क्या कर दिया सर, 90 करोड़ अपने पास रखे, 10 करोड़ उन्हें बांट दिया। यही है, बाकी टेररिज्म कुछ नहीं है सर। आज आप जाके पूछो ना सर, आज आप हाफिज सईद से पूछो, मौलाना मसूद अजहर से पूछो कि भाई तेरे बेटे को क्यों नहीं उतारता शरीर में बॉम्ब लगाकर। आप मसूद अजहर से पूछो कि तेरे बेटे के हाथ में हथियार क्यों नहीं दे रहा सर। अपने बेटे को उन्होंने हाई स्कूलों में पढ़ाना है सर, ठीक है, और लोगों को पढ़ने नहीं देना, बाकियों को जिहाद के नाम पर सिर्फ बिजनेस। मतलब टेररिज्म सिर्फ एक बिजनेस सर, बाकी कुछ नहीं। पाकिस्तान से जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया के नज़रिए से देखा जाए तो वो ख़त्म ही होता जा रहा है। हम उसको थ्रेट भी नहीं मानते, हम उसको प्राइमरी कंसर्न कंट्री भी नहीं मानते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान का डिक्लाइन है, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वहाँ पर रोज़ अटैक होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो अपनी प्रॉब्लम्स उनकी इतनी बढ़ गई हैं। सर देखो एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपसे जैसे अभी वापस आपको मैंने बोला कि टेररिज्म एक बिजनेस सर। और सेम पाकिस्तान के अंदर भी आप ले लो सर। देखो क्या होता है कि जो पाकिस्तान के इस हालात के जो जिम्मेदार है ना सर, वो पाकिस्तानी आर्मी है सर। जो आज पाकिस्तान एक ही साथ आज़ाद हुए ना सर, हम तो 47 में आज़ाद हो रखे, लेकिन आज पाकिस्तान क्या हो गया, कटोरा लेके आ गया सर रोड के ऊपर, सिर्फ उनकी आर्मी की वजह से। क्योंकि उनकी आर्मी कभी चाहती नहीं है कि पाकिस्तान डेवलप हो सर, पहली चीज ये।
क्योंकि अगर पाकिस्तान में पूर्ण रूप से लोकतंत्र आ जाए एग्जाम्पल के लिए, और वहाँ की पूरी पावर पीएम को दे दिया जाए, तो कल सर देखो आम जनता कभी युद्ध नहीं चाहती सर। मैं आपको ये बताऊं कि जो बच्चा 200 रुपए लीटर दूध पी रहा है ना सर, वो नहीं चाहता जंग यार। जंग कौन चाह रहे हैं? जो चेयर में बैठे हुए ऊपर पावरफुल लोग हैं, सिर्फ वो। क्योंकि अगर जंग होती रहेगी, अगर सर हर रोज गोलियां चलेंगी, हर रोज ब्लास्ट होगा, तभी तो आर्मी की पावर दिखेगी सर। अगर शांति हो जाएगी हर जगह, तो आर्मी को कौन पूछेगा? मुझे एक चीज बताओ ना सर आप, जब हर रोज गोलियां पड़ेंगी, धमाके होंगे, तो आर्मी की पावर दिखेगी, तभी आर्मी की वाई वाई होगी और आर्मी अपने पास पावर रखेगी। तो पाकिस्तानी आर्मी कभी चाहती ही नहीं है सर पावर उनके हाथ से जाए। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछता हूं सर, ये बोलते हैं इस्लाम लाएंगे, इस्लाम लाएंगे। यार पाकिस्तान में तो सारे इस्लामी है ना भाई, तो क्यों तुम्हारे घरों में हर रोज बम फट रहे हैं? एक चीज बताओ ना सर। तो मैं इनके जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं सर, बाकी तो समझदार हैं, कि यार अगर दूसरों के घरों में धमाके करोगे, तो कभी कभी यार छोटे मोटे बम तो तुम्हारे घर में ही फटेंगे ना सर। और वही हाल हो रहा है सर, देखो आज यहां से उनको बलोच बीएलए परेशान कर रहा है, वहां से तहरे तालिबान। और मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत जल्दी कहीं ऐसा ना हो कि पीओके इनसे अलग हो जाए, बलूचिस्तान इनसे अलग हो जाए, और बहुत जल्दी हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर, बहुत जल्दी। आप ये देखो ना कि एक लीडर ने अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए, परवेज मुशर्रफ ने अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए कारगिल वॉर करा दिया सर, सिर्फ कि अगर वॉर होगा तो मैं जनरल हूं और सारी पावर मेरे पास आ जाएगी, मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए जंग करवाई, सारी पावर किसके पास आ गई सर? परवेज मुशर्रफ का सर्वोत्तम तख्ता पलट दे दिया। एक आदमी ने अपने अहम के लिए हजारों लोगों को मरवा दिया सर, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। सर आपने बलूचिस्तान का भी जिक्र किया और पीओके का भी जिक्र किया, जिन चीज़ों में एज एन इंडियन हम सब उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। और सर जो वहाँ की लीडर हैं नाइला कादरी बारूच, उन्होंने आपकी बुक को सपोर्ट किया, उसके साथ उनकी फोटोग्राफ भी देखी हमने। तो ये कैसे इंडिया और बलूच का रिलेशन है? देखो सर, मैं अगर ये पूछूं, आज आप बलोच जाके देखो सर, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का जो सबसे अमीर स्टेट है ना सर, वो बलोच है सर। अमीर का मतलब सारे खनिज पदार्थ बलोच में है सर, और लेकिन जो ग्राउंड पर आज सबसे गरीब स्टेट है वो बलूचिस्तान है सर। पाकिस्तान आर्मी की आईएसआई ने कम से कम 50,000 बलूचिस्तानियों को गायब करवा दिया सर। उनके सारे लीडर्स तो आज पाकिस्तान से बाहर हैं सर। आप उनके कोई भी बड़े लीडर्स उठा के देख लो सर, सब पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा चुके हैं। क्योंकि आईएसआई ने क्या कर दिया सर, जिसने भी बलोच के लिए मांग उठाई उन सबको मार दिया। आज वहां की, मतलब मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं सर, कि वो लोग बोलते हैं, बलूचिस्तान की जो माँ है वो बोलती है पाकिस्तान आर्मी को कि यार आप हमारे जो भी बच्चों को लेकर गए हैं, हमें पता है कि यार आपने उनको मार दिया है, कम से कम उनकी बॉडी दे दो। आप ये दर्द सर आप कैसे, मतलब एक माँ बोल रही है, वो ये नहीं बोल रही मेरा बेटा मुझे लौटा दो, वो बोलती है यार तुमने मेरे बच्चों को मार दिया, बस उन्हें हमारी लाश ही दे दो सर। तो आप क्या करोगे? तो आज बलूच ने अपनी फ्रीडम फाइटर के लिए मांग उठाई है ना, लड़ रहा है ना पाकिस्तान आर्मी से सर। और मैं आपको ये बताऊं कि बलूच के अंदर सर आज उनके जो फाइटर्स हैं, मैं उनको फाइटर्स ही बोलूंगा, उनको फ्रीडम फाइटर ही बोलूंगा सर, ठीक है, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं सर। आज वो डायरेक्ट पाकिस्तान आर्मी से लड़ रहे हैं सर, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी की ट्रेन को कैप्चर कर लिया। आप सोचो ना, आप एक, ये बड़ा पिक्चरों में अच्छा लगता था सर ट्रेन का अपहरण होना, आप तो बिल्कुल खुलेआम पाकिस्तान के अंदर ट्रेन का अपहरण देख रहे हैं सर, ठीक है, जहां उन्होंने पाकिस्तान के 200 सोल्जरों को कैप्चर कर रहे हैं सर वो। अब ये सोचो ना आप कि जिस देश में वहां की आर्मी को कोई कैप्चर कर रहा होगा सर, उस देश के क्या हालात हो रहे होंगे इस टाइम। और सर जैसे आपने बोला कि पॉसिबिलिटी है कि बलूचिस्तान अलग हो, पीओके अलग हो, कुछ हम देख पाएंगे नियर फ्यूचर में कि ऐसा सर जल्दी हो? हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं सर, देखो हालात तो, आज मुझे ये बताओ ना सर, बलोच में कहाँ कंट्रोल है पाकिस्तान का? पाकिस्तान कह जरूर रहा है, उसको बोलो बलोच में जाके दिखा ना पूरा, कहाँ कंट्रोल? निकलता है तो 200 आदमी को अपहरण कर लेता है, तो इसको कंट्रोल तो नहीं बोलेंगे ना सर। मैं तो बोलूंगा कंट्रोल तो बीएलए का ही है वहां पर पूरा का पूरा, ठीक है। ऊपर से तहरे तालिबान का सर, ठीक है, तहरे तालिबान इनको पूरा एक एक करके इनको खत्म कर रहा है, यहाँ से बीएलए खत्म कर रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान का अपना कंट्रोल है ही कहाँ सर, वो तो कराची तक सीमित है सर। इंडिया में सर हम थोड़ा सा जो मुझे हमेशा प्रॉब्लम लगती है वो ये है कि हम इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं कि कभी कोई पाकिस्तान की साइड से आ रहा है, कभी कोई बांग्लादेशी बहुत आ गए हैं, जिस पे गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस कर रही है। अभी रिसेंटली बिल भी आया है। तो
और ये सारे आधार भी बन जाते हैं इनके, कुछ स्टेट्स में सब कुछ हो जाता है, आइडेंटिटी प्रूफ्स होते हैं। और इनफैक्ट नोएडा, दिल्ली, एनसीआर रीजन जो कैपिटल रीजन है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग पकड़े जाते हैं। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज इस चीज़ के लिए क्या कर रही हैं कि इस ये प्रॉब्लम को सही कर पाएँ? इंटरनल तो एटलीस्ट हम पूरा देखो नहीं, नहीं, कर बिल्कुल सर, देखो इंटेलिजेंस तो लगी हुई है उसमें, लेकिन मैंने आपको बोला कि इंटेलिजेंस वाले भी इंसान हैं सर। मतलब वो गॉड नहीं है वो भी। अपनी तरफ से जितना बेस्ट है, उतना बेस्ट कर रहे हैं सर। देखो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, लेकिन आपको क्या लगता है बिना पॉलिटिकल के मदद के ये चीज़ हो रही होगी सर? बिना पॉलिटिशियन के मदद के तो हो ही नहीं रही है ना सर। कोई ना कोई तो उनको शरण दे रहा है सर, ठीक है? कोई ना कोई उनको शरण दे रहा है, कोई ना कोई उनको आधार कार्ड दे रहा है। क्यों? सिर्फ़ अपने वोट बैंक के लिए सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी बांग्लादेशी के आधार कार्ड बनाने से तुम कुर्सी में बैठे हो ना सर, तो धिक्कार है ऐसी राजनीति के ऊपर सर, जहां 147 करोड़ की जनसंख्या है और तुम्हारे को एक रिफ्यूजी का आधार कार्ड बनाना पड़ रहा है सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। तो ऐसी राजनीति पर तो लानत है सर। इन सब चीज़ों का आई थिंक एक नेक्सस भी कहीं न कहीं है पॉलिटिशियन का। कहीं-कहीं केस में आई थिंक इन्फिल्ट्रेटर्स और टेररिज्म का भी एक नेक्सस है, बिज़नेस का नेक्सस है, वो कैसे चलता है? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जितने लोग अंदर आ रहे हैं सर, 10 लोग अंदर आए, सपोज करो सर 3 मजबूर हैं, लेकिन 7 मजबूर नहीं है सर। उनके आड़ में 7 लोग भी आ रहे हैं ना सर। वो आपके देश के अंदर कितना बड़ा नुकसान करके जाएंगे आपको नहीं पता सर। फिर आप बोलते हो कि यार एक आतंकवादी यहाँ पिछले 10 साल से रह रहा था। अरे वो इसलिए रह रहा था क्योंकि आपने उसका आधार कार्ड बनवाया यार, आपने उसको हिंदुस्तान की पहचान दिलाई, ठीक है? वो दूसरे मुल्क से आया, आपने सोचा कि ये 7 वोट मुझे मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये 7 लोग आपके घर पर 700 धमाके करके जाएंगे सर। ये सिर्फ एक वोट बैंक के लिए। और ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हिंदुस्तान की जनता को समझ में आ रहा है सर। आज जनता जागरूक हो रही है, उसे आज पता है कि कौन लीडर सही है और कौन गलत है। ये आपको धीरे धीरे विद इन 3 4 5 ईयर्स के अंदर और दिखेगा सर, धीरे धीरे इंडिया कि कितना स्ट्रांग बन रहा है। एक सर जो हमारी ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस भी है, वो हमेशा एक चीज़ से बड़ी इंस्पायर होती है। आपका कोई ऐसा ऑपरेशन जो उन्होंने नहीं सुना हो, या कोई ऑपरेशन किसी और ऑपरेटिव का जो कि कैसे, क्योंकि उनको थोड़ी-सी नहीं, मैं हाइलाइट अपना ही मिलती है। एक ऑपरेशन बताता हूँ सर। तो एक जो मैंने नहीं बताया वो याद करता हूँ। हम लेते हैं इकोनॉमी के ऊपर सर। क्या होता है, इस देश में नोटबंदी लगी सर और पूरा देश रोड पर उतर गया। बहुत सारे लोग, ये नोटबंदी नहीं होनी चाहिए। काला धन, ये अलग-अलग बयान, मतलब अपोज़िशन रोड पर आ गया कि नोटबंदी कर दी। बहुत सारे लोगों को ये होगा कि यार नोटबंदी काला धन के लिए करी। काला धन से भी बड़ी चीज़ थी सर, जो इस गवर्नमेंट ने करी, वो करी टेररिज़्म की कमर तोड़ दी सर, इस नोटबंदी से। इस नोटबंदी से टेररिज़्म की कमर कैसे टूटी? मैं ये कहूँगा कि हमारे देश के अंदर हज़ारों करोड़ आईएसआई का पैसा घूम रहा था सर। पाकिस्तान का जाली नोट हमारे देश के अंदर हज़ारों करोड़ घूम रहा था। अब हम जाली करेंसी को कैसे पकड़ें सर? आपके पास भी अगर 10,000 रुपए थे, उस 10,000 रुपए में से 2,000 जाली करेंसी थी, आपको भी नहीं पता जाली करेंसी है, चल रही है, पूरे देश के अंदर ऐसी ही चल रही है सर। और धीरे-धीरे जाली करेंसी बढ़ रही थी, तो इस गवर्नमेंट को ये लगा सर कि यार इस जाली करेंसी को कैसे रोका जाए? क्योंकि आतंकवादी आते हैं, इस जाली करेंसी का यूज़ करते हैं और हिंदुस्तान में धमाके करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। लेकिन हम इस जाली करेंसी को नहीं निकाल सकते। ये इतना फैल चुका है इस देश में, लेकिन हम एक चीज़ तो कर सकते हैं, इस जाली करेंसी को कूड़ा बना सकते हैं। सिर्फ एक स्टेप लिया, ये करेंसी नहीं चलेगी सर। उससे क्या हुआ सर? हज़ारों, लाखों करोड़ की तो जाली करेंसी थी ना इस देश के अंदर, वो क्या बन गया सर? कूड़ा बन गया। असली करेंसी को तो आप बैंक में जमा करा सकते हो। चलो आपके पास 10,000 रुपए, आपके पास 1 लाख, 2 लाख पड़े थे, आप बैंक में जाओगे और जमा करा लोगे। जाली करेंसी को तो जमा नहीं करा सकते। तो गवर्नमेंट के एक स्टेप ने क्या कर दिया सर? पूरी टेररिज्म की कमर तोड़ दी, पहली चीज़ ये। और इसी के बाद क्या होता है, फिर भी जाली करेंसी इस देश के अंदर आ रही थी, धीरे-धीरे। और उस जाली करेंसी का मास्टरमाइंड था लाल मोहम्मद सर, जो नेपाल से ऑपरेट कर रहा था। दोबारा वो धीरे-धीरे क्या करने लग गया सर, सेम जाली करेंसी को दोबारा इंडिया के अंदर बेचने लग गया। तो यहीं से एक ऑपरेशन स्टार्ट होता है कि कैसे भी करके इस आदमी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये वो आदमी है जो आईएसआई और हिंदुस्तान की जाली करेंसी के बीच का है, ठीक है? अगर इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो बहुत हद तक हम इस करेंसी को देश के अंदर आने से रोक लेंगे। लेकिन लाल मोहम्मद मिलेगा, वो धरती के कौन से कोने में होगा नहीं पता, ठीक है सर?
यहीं से एक प्लानिंग स्टार्ट होती है कि हम ही खुद जाली करेंसी में डील करते हैं। ठीक है सर, हम खुद जाली करेंसी खरीदते हैं, पहले कम खरीदते हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा खरीदते हैं, फिर और ज़्यादा खरीदते हैं और धीरे धीरे विश्वास जीतते हैं, क्योंकि हमारे को लाल मोहम्मद चाहिए था सर। ये सर ठीक है, नेपाल में जाकर हुआ या फिर इंडिया ये में रहकर इंडिया के हुआ? बाहर था सर, अपन लोकेशन नहीं बताएंगे कौन सी लोकेशन पर था। तो धीरे धीरे डील बढ़ाते गए और डील एक बार इतनी बड़ी डील रखी कि जिसको नीचे का कोई भी आदमी नहीं कर सकता था, उसके लिए इनको एक बड़े आदमी को आना पड़ता। वो डील इतनी बड़ी थी और पहली बार लाल मोहम्मद खुद इस डील को करने आया है सर। ठीक है, अब लाल मोहम्मद भी किसी ने देखा नहीं था सर। ठीक है, लेकिन हमारे पास उसका पुराना डीएनए मौजूद था। ठीक है, तो कैसे भी करके पहली मीटिंग के अंदर जब उससे मिला जाता है तो ये कंफर्म नहीं था यार कोई दूसरा आदमी एलिमिनेट ना हो जाए। ठीक है, उसका डीएनए भेजा जाता है एजेंसी को, एजेंसी कंफर्म करती है कि डीएनए मैच हो गया, एलिमिनेट करो। तो फिर उस टारगेट को एलिमिनेट किया जाता है सर। आपको लक छोटा सा रहा है तो कई महीनों की प्लानिंग है सर कि कैसे आप खुद एक जाली करेंसी के धंधे में उतरोगे, कैसे विश्वास जीतोगे। ठीक है, कैसे बड़ी इसमें अगर आप हल्का सा भी चूक गए, क्योंकि आप एक किसी अदर कंट्री की लैंड में ऑपरेशन कर रहे हैं सर। ठीक है, हल्की सी भी गलती आपको सजाए मौत, या आप शिकार करने गए हो, आप खुद शिकार हो जाओगे सर। और सर ऐसे लोगों से जब मीटिंग होती है या कुछ भी होता है तो इनकी भी पूरी सिक्योरिटी रहती होगी, तो पूरी इनको पूरी सर एलिमिनेट मैंने करना भी तो बहुत मुश्किल होता होगा। सर मैंने आपको क्या बोला कि वो लोग इतने डेंजर होते हैं सर, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर बता देंगे सर, कि वो सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऑब्जर्व कर जाएंगे कि ये बंदा रियल है या नहीं है। आप कितने भी ट्रेंड होके जाओ, लेकिन वो भी इतने तैयार होके आते हैं, वो भी इतने। तो आप सोचो कि आपको अपने आप को सेव करने के लिए कितना ट्रेंड होना पड़ेगा सर। सर जैसे हमारी तो रॉ हो गई, और ऐसे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी एजेंसीज हैं जिसमें से 4-5 जो हैं वो इम्पोर्टेंट नज़र आती हैं, जैसे कि MI6 हो गई, मोसाद हो गई, CIA हो गई, ISI हो गई। तो ऐसी 5 एजेंसीज जो आपने देखी हैं और उनकी इंटरनल वर्किंग भी जानते हैं, उनकी बेस्ट चीज़ें आपको क्या लगती हैं? सर देखो, दुनिया में हर एजेंसीज अपने देश के लिए काम करती हैं सर। चाहे हमारे लिए अगर कोई दूसरे देश की एजेंसी हो, वो एक, हम उसको चाहे एक आतंकवाद की तरह देखें, ठीक है, या हमारे को लगे यार ये एंटी इंडिया वर्क करती हैं, तो हर देश अपने लिए ही काम कर रहा है सर। तो हर एजेंसी का अगर आप मेरे से पूछो तो हर एजेंसी का कुछ ना कुछ मुझे अच्छा लगा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं CIA के लिए बोलूँ तो CIA बोलती है सर, उसकी मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, वो बोलती है यार हम बिन लादेन को अभी नहीं मारेंगे, हम बिन लादेन को महीने भर के बाद मारेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, अपने एक एजेंट को पाकिस्तान की जेल से बाहर निकालेंगे, रेमंड एलन को। तो एक ऐसी एजेंसी जो कहती है कि भाई बिन लादेन मेरा दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट मिलने मेरा एजेंट रखता है सर। ये मुझे CIA की अच्छी लगती है सर। देन अगर हम आते हैं MI6 की, MI6 बोलती है सर कि पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया कैसी चलनी चाहिए, हमारे हिसाब से चलना चाहिए। चाहे मतलब अंग्रेज़ों का सूर्य अस्त हो गया, लेकिन MI5 MI6 बोलती है कि नहीं यार, अगर दुनिया चलेगी तो सिर्फ़ जैसे हम चाहते हैं वैसे चलेगी सर। और ये मुझे, देखो सर, चाहे हमारे लिए ये चीज़ गलत हो, लेकिन मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ सही लगती है तो सर। सर MI6 अभी इतनी स्ट्रांग है? यूके की स्पेशल एजेंसी है ना? सर बहुत पावरफुल सर, बहुत पावरफुल। अगर मैं ये बोल दूं कि जो 2 साल से यूक्रेन फाइट कर रहा है ना सर, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ MI6 का है सर। क्योंकि लोग CIA को तो जानते हैं और बिल्कुल, मैं मानते भी हैं स्ट्रांग है, बट सर MI6 का उतना नहीं आप जानते। मुझे एक चीज़ बताओ सर, जिन अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया में राज किया सर, उनकी एजेंसी कितनी पावरफुल होगी सर? आप खुद ही सोचो ना। चाहे लोग ज़्यादा MI6 के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़्यादा वो हाइलाइट नहीं होते, उनके ऑपरेशंस को हम लोग नहीं बताते हैं। तो मैं सिर्फ़ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे जिन अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया, उनकी एजेंसी कुछ तो होगी। तो फिर हम आते हैं मोसाद के ऊपर सर। मोसाद बोलता है कि हमारा एनिमी दुनिया के किसी भी कोने में होगा, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 30 साल लगे, लेकिन उसे अंत तक खत्म करके जाएँगे सर। ये मोसाद बोलता है सर। ये मोसाद की अच्छी चीज़ है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सर। यहीं आप ISI के ऊपर आ जाते हैं सर। ISI बोलती है सर कि पाकिस्तान चाहे रोड पर आ जाए, चाहे कटोरा पकड़ ले सर, ठीक है? लेकिन अगर पाकिस्तान को कोई चलाएगा, यहाँ की हुकूमत को कोई चलाएगा, तो वो ISI चलाएगी सर। अगर पावर में चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी उनका प्राइम मिनिस्टर आए, XYZ कोई भी आए, लेकिन कंट्रोल किसका होगा सर? ISI का होगा सर। देखो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ मुझे उसकी अच्छी लगी सर कि पावर मेरे पास होगी करके, ठीक है?
और अगर हम अपनी RNW के ऊपर आते हैं सर, तो हमारा तो मोटो भी है सर कि ठीक है कि अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा सर। तो यहाँ धर्म को हम सत्य पर लेके चल रहे हैं सर। यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है सर, यहाँ है सत्य। अगर हम सत्य के साथ खड़े होंगे, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे, तो वो सत्य हमेशा हमारी रक्षा करेगा सर। तो इसलिए हमारे RNW का एक मोटो है सर कि अगर तुमने हमारे देश को थ्रेट करने की कोशिश करी या हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, तो तुम धरती के किसी भी कोने में होगे, तुम अपनी कुदरती मौत नहीं मरोगे सर। ये हमारा मोटो है सर। तो हर एजेंसी का अपना अपना कुछ है, तो जो मुझे अच्छा लगा, तो अगर मुझे ISI का वो अच्छा लगा तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं ISI को पसंद करता हूँ सर। मैंने सिर्फ जो चीज़ें मुझे उनकी अच्छी लगी वो चीज़ें मैंने आपको बताई सर। सर आपने 5 बताई जैसे एजेंसीज़, तो पहले मैं इसमें एक चीज़ इज़राइल की पूछूँगा कि मोसाद की बताई आपने, तो टेक्नोलॉजिकली जो एडवांसमेंट की बात करते हैं, अभी रिसेंटली सब लोग जानते हैं कि पेजर ब्लास्ट हुए, ठीक है? तो ये जो उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की शायद किसी ने सोचा नहीं था। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है या हम लोगों ने भी सीखी हुई है, हमारे सीक्रेट एजेंट्स ने, ये कैसे रहता है? सर एक्चुअली क्या है, देखो ये लोगों के लिए नया है सर, ये लोगों के लिए नया है, ये एजेंसीज के लिए नया नहीं है। अगर आप RNW से पूछो, आप MI6 से पूछो, FSB से पूछो, तो उनके लिए बहुत पुरानी है सर, उनके लिए महज 20 साल पुरानी चीज़ है। एक्चुअली क्या है सर, आज लड़ाई बहुत एडवांस हो चुकी है सर। पेजर लोगों को लगा है कि यार पेजर धमाका बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत फंडामेंटल, बहुत नॉर्मल फॉर्मूला है सर, बाकी कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट मैं समझा दूंगा कि क्या है कि दुनिया के अंदर कोई भी आईडी को बनाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है सर। एक ज़रूरत होती है एक्सप्लोसिव की, डेटोनेटर की, पावर सोर्स की, मैकेनिज्म की। ये 4 चीज़ें जब तक नहीं होंगी दुनिया का कोई भी आईडी नहीं बनता सर। सिंपल तरीके से सेम मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये इंसिडेंट मोसाद ने किया था। ये जिसने भी किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने पेजर के अंदर क्या किया सर, एक एक्सप्लोसिव फिट किया। क्लियर है? पावर सोर्स उसको पहले से मिल रहा था। बिजली तो उसको मिल ही रही थी ना सर, क्योंकि दुनिया में 2 ही तरह की पावर सोर्स होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक, एक होता है फ्लेम। तो बिजली उन्हें पहले से मिल रही थी सर। तीसरा डेटोनेटर उन्होंने उसमें प्लान किया। ठीक है सर? एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर को उन्होंने मिलाया और तीसरी जो चौथी चीज़ थी, उन्होंने मैकेनिज्म मिला दिया। उन्होंने क्या कर दिया, 3 चीज़ों को तो आपस में कनेक्ट किया। पावर सोर्स, एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर को। लेकिन इनके बीच की जो कड़ी थी वो मैकेनिज्म थी। सेम तरीके से एक आसान तरीका, मैकेनिज्म को उन्होंने एक कोड दे दिया। एग्जाम्पल के लिए कि कोड है लक्की बिस्ट, कि उन्होंने ये बोला कि पावर सोर्स को ये बोला कि जब तक मैं लक्की बिस्ट तुझे ना भेजूं मैकेनिज्म को, इस पावर सोर्स को, डेटोनेटर को आगे मत बढ़ाना। चाहे वो पेजर 10 साल पड़ रहे हैं, 5 साल पड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जिस दिन उन्होंने ब्लास्ट करना था, उन्होंने एक कोड भेजा अपने सिस्टम से। एग्जाम्पल के लिए सेम लक्की बिस्ट, जैसे ही लक्की बिस्ट उसके सिस्टम को मिला, मैकेनिज्म को, वो कोड मैच हो गया, उन्होंने पावर सोर्स को आगे भेज दिया। बहुत सिंपल चीज है सर, ऐसा कोई महाभारत नहीं है। लेकिन लोगों के लिए क्या लगा है, पेजर ब्लास्ट, पेजर ब्लास्ट। ठीक है, अगर आप वैसे देखो तो ये 20 साल पुरानी चीज है। आज तो सर, अगर आप आज की बात कर रहे हैं, आज तो वॉर का तरीका चेंज हो चुका है सर। आज पता है क्या बोलते हैं, आज दुनिया बोलती है, एजेंसीज बोलते हैं कि हम एक भी गोली नहीं चलाएंगे सर, हम एक भी ब्लास्ट नहीं करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया को स्टॉप कर देंगे सर। इससे बड़ा वॉर क्या होगा सर, कि एक भी गोली नहीं चली और एक भी धमाका नहीं हुआ, लेकिन 2 साल के लिए पूरी दुनिया अपने घरों में रह गई सर। खत्म कर दिया इकोनॉमिक क्रश, लाखों लोग मारे गए सर। ये भी एक वॉर का तरीका है सर, बायोकेमिकल वॉर जो बोलते हैं। बायोकेमिकल। अगर आप कोरोना को भी देख लें सर, इज द बायोकेमिकल सर। इन फ्यूचर के अंदर आप देखो सर, बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर देखोगे सर, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी एयर के साथ क्या चीज कनेक्ट हो चुकी है सर। दुनिया की सबसे डेंजर वॉर सर। आप हवा को तो नहीं रोक सकते ना सर। दुनिया के अंदर कौन है जो कहता है मैं हवा को रोक सकता हूं? अगर आप हवा को नहीं रोक सकते, तो ये आप ये नहीं समझ सकते कि दुनिया की किसी एजेंसी ने उस हवा के साथ क्या मिलाया होगा सर। वो आपको हजारों साल पीछे धकेल देगा। तो आने वाला फ्यूचर सर, आने वाला वॉर। और सर पाकिस्तान का एक हमने सुना है कि वहाँ के जो स्नाइपर हैं वो कुछ बोल्ट एक्शन की बात करते हैं, आप थोड़ा उसको बताएंगे बोल्ट एक्शन होता क्या है? सर देखो, दुनिया में जो भी स्नैपर्स हैं, सबका जो वेपन्स को फेवरेट सबका अलग अलग है सर। जैसे आप पाकिस्तान की बात करें या आप मुझसे भी पूछें, जैसे पाकिस्तान का आपने बोला, तो पाकिस्तान के जो भी स्नैपर्स हैं, जो भी उनके ऑफिसर्स हैं, वो बोलते हैं हमारे को बोल्ट एक्शन पर बहुत भरोसा है। अब मैं बोल्ट एक्शन, तो ऑडियंस को थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, बोल्ट एक्शन क्या है यार? वेपन कोई थ्योरी नहीं है। वेपन सिर्फ 3 ही प्रकार के हैं दुनिया के अंदर, स्मॉल आर्म्स में अगर हम देखें। एक क्या होता है, बोल्ट एक्शन होता है, एक सेमी होता है, एक ऑटो होता है सर।
यार बोल्ट एक्शन क्या है? बोल्ट एक्शन वेपन होता है, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर आपने 303 देखा होगा सर, ठीक है? आपने क्या कर दिया, मैगजीन फिट करी, मैगजीन फिट करने के बाद आपने वेपन को कॉक किया, कॉक करने के बाद आपने ट्रिगर प्रेस किया और एक गोली चली। अब आपको अगली गोली चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? दोबारा से कॉक करना पड़ेगा वेपन को। ये बोल्ट एक्शन हो गया। यहीं पर सेमी ऑटो पर आ जाते हैं हम। सेमी ऑटो क्या है कि आपने मैगजीन फिट करी, एक बारी सिंगल कॉक किया, आपने ट्रिगर प्रेस किया, इतनी देर में एक गोली चलेगी। जितनी देर में ये गोली आगे को जाएगी उतनी देर में क्या होगा कि जो आपके मशीनरी है, जो वेपन के अंदर जो भी मशीन है आपकी, जो पूरा का पूरा हमारी मशीन असेंबली होती है, वो इतनी देर के अंदर क्या करेंगे, माइक्रो सेकंड के अंदर आपके मैगजीन से दूसरा राउंड चैम्बर में फिट कर देंगे। तो आप दूसरी बार ट्रिगर दबाओगे तो आपकी गोली चलेगी, यानी कि आपको दोबारा कॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सेमी ऑटो है, ठीक है? लेकिन इसमें क्या होगा, एक टाइम में एक ही गोली चलेगी। आप ट्रिगर प्रेस कर रहे हैं, ठक गोली चली, फिर ट्रिगर प्रेस किया, गोली चली, लेकिन आपको कॉक नहीं करना पड़ेगा। सेमी ऑटो। हम ऑटोमेटिक में आ जाते हैं। सेम प्रोसीजर, सेम। आपका वेपन कॉक किया, आपने ट्रिगर को प्रेस किया, जब तक आपका ट्रिगर प्रेस रहेगा तब तक पूरी गोलियां चलती रहेंगी, चाहे पूरी मैगजीन खाली हो जाए आपकी। ये ऑटोमेटिक सर। अब आते हैं सेमी ऑटो लोगों को क्यों पसंद है सर। एक्चुअली क्या होता है, एक स्नैपर का जो टारगेट होता है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। यार वो कोई बड़ा लीडर भी हो सकता है, ठीक है सर, बहुत बड़ा लीडर, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन भी हो सकता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होगा, क्योंकि स्नैपर का मोटो होता है एक गोली एक कमांडर, एक गोली वन इंपॉर्टेंट पर्सन। तो स्नैपर कोई 10-15 लोगों को मारने के लिए नहीं गया है, वो एक आदमी को किल करने गया है, इंपॉर्टेंट पर्सन को किल करने के लिए। होता क्या है, जब आदमी बोल्ट एक्शन से फायर करता है और सेमी ऑटो से फायर करता है, दोनों की एक्यूरेसी में फर्क आ जाता है सर। अच्छा। वो कैसे आता है, जब मैं सेमी ऑटो से फायर करूंगा या बोल्ट एक्शन, जब मैं बोल्ट एक्शन से फायर करूंगा, इतनी देर में क्या होगा कि जैसी मैं ट्रिगर प्रेस करूंगा और फायरिंग पिन चोट मारेगी राउंड के पीछे वाले हिस्से में और राउंड सीधे टारगेट पर लगेगा। गन में इतना ही एक्शन होता है, तो मेरी गन हिलेगी नहीं ज्यादा, क्योंकि गन जब भी फायर होता है तो कई टनों का वजन आता है सर, बहुत वजन होता है जो उसका रिक्वाइल स्प्रिंग कवर करता है। हम ज्यादा वैसे में नहीं जाएंगे, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। यही सेमी ऑटो क्या होता है मेरे भाई, जब हम लोग ट्रिगर प्रेस करते हैं, सेम फायरिंग पिन के पीछे पर जो चोट पड़ती है, इतने टाइम में क्या होता है, गोली सीधे टारगेट को लगने जाती है, लेकिन इस टाइम में क्या होता है, पूरी की पूरी असेंबली पीछे की ओर आती है। इस पीछे की ओर आते समय क्या होता है, जो खाली खोखा था चैम्बर में, उस खाली खोखे को बाहर फेंकता है असेंबली और एक नए राउंड को चैम्बर में दाखिल करता है। तो माइक्रो सेकंड का होता है सर। इस माइक्रो सेकंड में जब पूरी असेंबली पीछे को आती है तो हल्का तो फर्क पड़ेगा सर, लेकिन बोल्ट एक्शन में वो फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए क्या है, बोल्ट एक्शन की एक्यूरेसी थोड़ी सी बेटर, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि जब असेंबली पीछे को आ रही है तो माइनर, क्योंकि जब असेंबली पीछे को आ रही है तो आपका जो राउंड है अभी भी आपका बैरल में राउंड है, क्योंकि माइक्रो सेकंड में चीजें हो रही है। तो कहीं अगर एक सुई के नोक के जितना भी 0.1 mm भी अगर आपका वेपन हिला तो टारगेट तक जाने तक वो शायद 1 सेंटीमीटर भी छूट सकता है। तो एक बोल्ट एक्शन में यही फर्क है सर। तो इसलिए कई लोग, दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो स्नैपर में बोल्ट एक्शन को मायने रखते हैं, कहते हैं यार मुझे तो एक ही टारगेट गिराना है तो मैं बोल्ट एक्शन पर ज्यादा वैल्यू दूंगा करके। सर गन से थोड़ा बॉम्ब की तरफ जाएं, हमें ये भी पता है कि आप एक बॉम्ब एक्सपर्ट भी हैं, बॉम्ब बनाना भी जानते हैं, आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है इस चीज़ की। तो सर जो बॉम्ब डिस्पोजल टीम है हमने वही देखी है, तो कभी ये बॉम्ब बनाने की ज़रूरत भी पड़ती है एज अ सीक्रेट एजेंट? नहीं सर, दुनिया की कोई भी आर्मी है, मैं आपको बताऊं, देखो एक्चुअली अगर बॉम्ब की किसी ने ट्रेनिंग भी ली है तो बॉम्ब बनाने के लिए ट्रेनिंग नहीं ली है सर। बॉम्ब और आईडी में थोड़ा सा फर्क जानना पड़ेगा लोगों को। बॉम्ब क्या होता है, दुनिया का कोई भी बॉम्ब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है सर। बॉम्ब कभी कोई आदमी नहीं बनाता। ऐसा इंडिया है तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बॉम्ब बनाएगी, वहीं पाकिस्तान में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बॉम्ब बनाएगी, चाहे आपके ग्रेनेड हो गए, ठीक है, चाहे बड़े बड़े आर्टिसैल हो गए। तो ये सब कौन बनाती है, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, ठीक है सर, अपनी मिलिट्री के लिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए। लेकिन वहीं पर आईडी, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये कौन बनाते हैं सर, ये एंटी एलिमेंट्स लोग बनाते हैं। ये टेररिस्ट हो गए, नक्सलाइट हो गए, क्योंकि ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से तो बॉम्ब मिलेगा नहीं सर, क्योंकि बॉम्ब तो सिर्फ मिलिट्री को ही मिलेगा अपने देश की हिफाजत करने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, आम जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी बनाते हैं। सेम चीज है, डिफरेंट कुछ नहीं है, जो बॉम्ब काम करता है वही आईडी भी काम करती है। लेकिन हम लोगों ने जो ट्रेनिंग ली है सर, हमने आईडी बनाने के लिए ट्रेनिंग नहीं ली है। हम लेते हैं ट्रेनिंग कि अगर दुनिया में कभी कोई आईडी कहीं पर लगी हो, किसी मिलिटेंट या किसी टेररिस्ट ने लगा दिया हो, तो उसको कैसे डिफ्यूज किया जाए सर। तो दुनिया की मैं ये बोलूंगा कि दुनिया की कोई भी आर्मी
वर्ल्ड की कोई भी आर्मी कभी आईडी बनाती नहीं है सर। आईडी सिर्फ मिलिटेंट बनाते हैं। वर्ल्ड की आर्मी हो या हम लोग हों, हम सिर्फ डिफ्यूज करते हैं सर। तो बनाना सबको आता है, लेकिन काम हमारा बनाना नहीं है सर। तो 26/11 की अगर हम थोड़ा एक एग्जांपल लें, ये भी बोला जाता है कि इंटेलिजेंस ने अपना काम किया था, बिल्कुल अपने बिल्कुल सर। इनपुट्स दिए थे, बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या एजेंसीज ने उस पर एक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये हुआ। तो ऐसा भी होता है कि जो इंफॉर्मेशन आती है इंटेलिजेंस से, वो सही एजेंसीज उस पर एक्ट नहीं करती, तब भी वो प्रॉब्लम आ जाती है। सर देखो, प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैं आपको बताता हूँ। हर एक को एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है सर। मैं इसको नीचे लेवल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो कि आज महाराष्ट्र के अंदर कोई एक मोस्ट वांटेड आदमी है, एग्जाम्पल के लिए। वो है मोस्ट वांटेड आदमी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 50,000 1 लाख का इनाम रखा हुआ है। एक गैंगस्टर, वो क्या करता है, महाराष्ट्र छोड़ के यूपी चला जाता है सर, एग्जाम्पल के लिए। जैसे यूपी की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को या वहाँ की लोकल पुलिस को जो भी एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, यार महाराष्ट्र का जो गैंगस्टर है वो यूपी के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है, पुलिस भी अपना क्रेडिट लेने के लिए कि यार नहीं, ये क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए, वो इस इन्फॉर्मेशन को क्या शेयर नहीं करता सर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से शेयर नहीं करता। उसको लगता है कि पहले इसको या तो मैं पकड़ लूँ, इसका एनकाउंटर कर दूँ, तो वाहवाही मेरी हो जाएगी। लेकिन उसको ये नहीं पता यार, अगर मैं इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से शेयर करूंगा तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें मुझे पता चल जाए जो उनको नहीं पता। हो सकता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको बता दे, यार ये वांटेड है, ये अपने साथ AK-47 भी लेके गया हुआ है, जो शायद यूपी पुलिस को नहीं पता। लेकिन यूपी पुलिस क्या करेगी, खुद एनकाउंटर करने के चक्कर में जाएगी, हो सकता है एक आध कैजुअलिटी दे दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। सेम इंटेलिजेंस के अंदर भी यही होता है सर। हर इंटेलिजेंस को लगता है कि यार वो बेस्ट काम करे। देखो सर, ये तो दुनिया में हर जगह है, इसको आप नकार नहीं सकते। अगर मैं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा यार कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में नंबर 1 हो, है ना सर, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले नंबर पर आए। सेम दूसरी कोई आई भी हो, वो भी चाहे कि मैं भी नंबर 1 पर आऊं। तो कभी कभी क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर ना करना बहुत बड़े, एक छोटे से हादसे को बहुत बड़े हादसे में ये बदल जाते हैं सर। एक छोटा सा इंसिडेंट को रोका जा सकता था, लेकिन हमने क्या किया, ये इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया, तो छोटी सी घटना क्या हो जाती है, एक बहुत बड़ा आतंकवाद का रूप ले लेती है सर। और सेम जो आपने बताया 26/11 के अंदर भी, तो RNW ने अपना काम किया, लेकिन सही से वो इंफॉर्मेशन आगे तक शेयर नहीं करी, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट नहीं हुआ और एक इतनी बड़ी घटना हुई देश के अंदर सर। सर, इंटेलिजेंस आपने बोला, जैसे इंडिया में अगर देखें, इंटरनल पहले बात करते हैं, तो अलग अलग एजेंसीज़ हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज़ हैं। तो अगर कोई समझना चाहे कि इंटेलिजेंस इंडिया के अंदर कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं और कैसे कैसे काम करती हैं, कैसे डिवाइडेड हैं, तो वो आप थोड़ा बताएंगे कैसे होता है? सर देखो, आप नीचे लेवल से ले लेते हैं हम लोग। सबसे जो निचले स्तर पर है वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, जो पुलिस की होती है सर। उनका काम है यार अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर या स्टेट के अंदर जो भी लोकल इंटेलिजेंस है उसको शेयर किया जाए अपनी पुलिस फोर्स के साथ, ठीक है। फिर आप अगर इंडिया के अंदर आ जाते हैं सर, पूरा इंडिया के इंटरनल के अंदर, तो उसके लिए IB है सर, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ठीक है। अगर आप इंडिया के अंदर ही अगर टेररिज्म के लिए, ठीक है, या कुछ वो लोग जो बहुत ही कुख्यात हैं, ठीक है, उनके लिए NIA है सर, ठीक है। ये भी इंटरनल देखती है, इंडिया की इंटरनल। अगर आप इंडिया के इंटरनल के लिए भी आप MI भी कर सकते हैं सर। MI इंटरनल भी देखती है, एक्सटर्नल भी देखती है। ये क्या है, ये ऑलरेडी आर्मी की एक विंग है सर, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, ये इंडियन आर्मी की विंग है। इसमें इंडियन आर्मी के लोग एज ए डेपुटेशन में जाते हैं सर, ओके। ठीक है। और आप एक्सटर्नल तो आपको पता ही है सर, RNW है, जो अलग अलग डेस्क पर बैठती हैं, ठीक है। उनको अलग अलग डेस्क डिवाइड है, चाहे पाकिस्तान हो, मिडिल एशिया हो, अलग डिफरेंट डेस्क के ऊपर सब लोगों का अपना अलग काम है, लेकिन काम सबका एक ही है सर। देखो, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, या जो RNW का कोई एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है वो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है सर, सेम चीज़। सर, आपकी जो एक बड़ा हाइलाइट्स जो हैं, जो डिस्कस भी होती है, वो जब स्टार्ट हुआ था आपकी जर्नी, आपने जाके ट्रेनिंग ली इज़राइल में, 16 साल के थे आप उस टाइम अप्रॉक्स। तो वो एक यंग बच्चे के लिए इस इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में जाना, फिज़िकली इतना टफ, मेंटली इतना टफ, और वो आपकी कैसे स्टार्टिंग की, वो थोड़ा-सा रहा? कि मैं जब मैं 11th में था, ठीक है सर, तब मुझे इतना पता भी नहीं था यार क्या सीक्रेट सर्विसेज होता है सर। इतना आजकल के तो बच्चे सब जानते हैं, ठीक है। तो उस टाइम हमारे को इतना ही नहीं पता था क्या सीक्रेट सर्विस होता है, RNW ये वो चीज़ है। तो डेफिनेटली एक नॉर्मल सर, एक आर्मी ज्वाइन करने के लिए मैं गया, और कैसे इस आर्मी ज्वाइन करने के बाद कैसे मैं इज़राइल से वापस आने के बाद डिफरेंट कोर्सेज करने के बाद एक सीक्रेट सर्विस का हिस्सा बना। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मैं ये कहूँ कि यार मुझे स्टार्टिंग से ही सब कुछ पता था। ये धीरे-धीरे मतलब प्रोसीजर में होता गया। पहले मैं एक चीज़ किया, फिर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट किया, और आज यहाँ तक पहुँचा सर।
तो इस बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे एक आरएनडब्ल्यू के बहुत सीनियर चीफ ने एक चीज़ बोला है। उन्होंने बोला कि यार, कि जो भी हम सीक्रेट सर्विस में लेते हैं, उसके लिए हमारे को एज ही वही चाहिए सर। हमारे को एक 16 साल से लेकर 19 साल का बच्चा चाहिए बीच में। वो क्यों चाहिए बोला, कि सपोज़ करो आज कई आईपीएस वगैरह डेपुटेशन आते हैं सर। सपोज़ करो एक आईपीएस को ट्रेनिंग से कंप्लीट होने के बाद लगभग 24-25 साल का हो जाता है सर, एक आईपीएस ऑफिसर जब बनता है, तो 24-25 ईयर का हो जाता है सर, जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। और आने के बाद लगभग वो 1-2 साल जॉब करेगा तो 26-27 साल लगा लो। लेकिन एक 27 साल के आदमी को आप एक दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है सर। बहुत ही मुश्किल, क्योंकि वो पूरी लाइफ को देख चुका है, वो दुनिया को समझ चुका है सर, ठीक है? एक 27 ईयर बहुत मैच्योर एज है सर, ठीक है? उस एज में अगर आप आदमी के माइंड को फिर चेंज करना चाहो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहीं पर क्या है, अब एक 16 साल से एक 19 साल का जो बच्चा है ना सर, उसको दुनिया में कुछ नहीं पता। वो बिल्कुल एक कच्चे घड़े की तरह है। आप उसको जो शेप दोगे ना सर, वो उस शेप में ढल जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ सर, कि आपको सोचकर बहुत हैरत होगी, शायद हिंदुस्तान के लोगों को बहुत कम को पता होगा, कि जब 1999 में जो कारगिल वॉर जीता है ना सर, इसमें जो सबसे ज़्यादा शहीद हुए थे, उनकी एज सर 18 साल से लेकर 23 साल के बच्चे थे सर। और मैं आपको ये बताऊँ कि कारगिल वॉर को जिताने वाले 18 से 23 साल के बच्चे थे सर। अगर आपसे मैं कह रहा हूँ कि एक 30 साल के आदमी को आप बोलो यार कि तुझे जाना है एक ऑपरेशन में, ठीक है? वहाँ से तू वापस आएगा या नहीं आएगा नहीं पता, वो सोचेगा 4 बारी करने में। एक 19 साल 20 साल का बच्चा कभी नहीं सोचता सर। उसको सिर्फ़ एक ही चीज़ नज़र आता है, अपना देश। आपने सर बड़े-बड़े हाई प्रोफ़ाइल पॉलिटिशियंस की भी सिक्योरिटी में आप रहे हैं एज़ अ कमांडो, मोदी जी की में, योगी जी की में। एक जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो सिविल जैसे हम लोग होते हैं, हम सोचते हैं कि यार इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है हर जितना भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी सिक्योरिटी में, गवर्नमेंट एजेंट्स की सिक्योरिटी में, तो क्या वो ज़रूरी है? क्योंकि जो थ्रेट लेवल अगर देखा जाए, तो मैं यही व्यूअर्स को समझाना चाहूँगा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे मोदी जी का भी जो आप सिक्योरिटी में रहे 2007 से हुँ, 9 के बीच में, वो गोधरा के बाद की बात थी। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। ऐसी आपने क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स देखी, जिससे जस्टिफ़ाई हुए जो सिक्योरिटी कवर मिलता है, वो कैसे लोग उसको समझ पाएँ? देखो सर, कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा यार कि भाई किसी भी पॉलिटिशियन को जेड प्लस कवर ऐसे मिल जाती है, तो मैं उनको बोलूँ भाई जेड प्लस कवर ऐसे नहीं मिलती यार। अगर सपोज़ करो कि आज कोई पॉलिटिकल लीडर है और वो पॉलिटिकल लीडर चाहता है कि उसको जेड प्लस कवर दिया जाए, तो उस पर आईबी और आरएनडब्ल्यू अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी भाई होम मिनिस्ट्री को, और वो एनालाइज़ करते हैं पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आईबी की रिपोर्ट के ऊपर ही उन्हें जेड प्लस कवर दे दिया जाएगा। आईबी अपनी रिपोर्ट देगी, आरएनडब्ल्यू अपनी रिपोर्ट देगी। दोनों रिपोर्ट को क्रॉस चेक किया जाएगा। जब दोनों की रिपोर्ट को क्रॉस चेक करने के बाद लगता है कि नहीं रियल में इन्हें बहुत थ्रेट है, या इन्हें इस लेवल का थ्रेट है कि इन्हें जेड प्लस देना चाहिए, तब गवर्नमेंट उन्हें जेड प्लस देती है। ऐसा नहीं है कि यार आपके और हमारे कहने से या मीडिया में बड़ी-बड़ी बातें आ जाती हैं, उनके कहने से किसी को जेड प्लस मिलता है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता। उसके लिए हमारी देश की 2 बड़ी सीक्रेट सर्विस हैं, वो अपना पूरा एनालाइज़ करती हैं और एनालाइज़ करने के बाद होम मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट भेजती हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें जेड प्लस दिया जाता है, और ये तब होता है जब दोनों की रिपोर्ट ये बताती है कि इन्हें दुनिया में कई देशों से और कई ऑर्गेनाइजेशन से खतरा है सर, तब उन्हें जेड प्लस दी जाती है, और वो बहुत ज़रूरी है सर। रीज़न इसलिए है क्योंकि मैं आपको ये कहूँ कि दुनिया में अगर कोई भी देश पावरफुल बनता है, उसकी इकोनॉमी पावरफुल होती है और उसको पूरी दुनिया में अपना लोहा मनाता है ना वो देश, वो सिर्फ़ उसके लीडर की वजह से सर। अगर कोई देश बर्बाद हुआ है, तो उसके लीडर की वजह से। आपके देश का लीडर अगर पावरफुल होगा, तो आपका देश दुनिया का सबसे पावरफुल देश होगा, और अगर आपके देश का लीडर कमज़ोर है, तो आपका देश की इकोनॉमी भी खत्म हो चुकी होगी। आपका देश की हालत वही हो जाएगी जो हमारे बगल में पाकिस्तान की हो रही है यार। फिर लोग खाएँगे, 10,000 रुपए केजी आटा खाएँगे, ठीक है? वही मतलब मैं पढ़ रहा था कहीं पर, दूध पिएँगे 2-200 रुपए केजी, कोई लिमिट नहीं, ठीक है? आपके वहाँ पर बहुत सारे मतलब रासायनिक ऊर्जा तो होंगे, लेकिन उनको कैरी करने के लिए आपके पास सिलेंडर तक नहीं होंगे यार। और 1947 से लेकर आज तक 2025 तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई 5 साल नहीं टिकी है, क्योंकि वहाँ का कोई लीडर ही पावरफुल नहीं है सर। तो अगर देश को पावरफुल बनना है, तो लीडर पावरफुल होना चाहिए। अगर लीडर को पावरफुल रखना है, तो उसकी सिक्योरिटी भी वैसी होनी चाहिए सर। अगर सिक्योरिटी में खर्चा हो रहा है, तो लेकिन ये चीज़ देखो कि वो लीडर आपके देश को कितना पावरफुल बनाकर चलेगा यार। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं यार सर,
कि बड़े बड़े वीआईपीज आते हैं, उनका रोड लग जाता है, ठीक है, रोड के ऊपर उनका काफिला निकलता है, सिविलियंस को रोक दिया जाता है। तो मैं ये बोलूँ यार आपको कि भाई वो आप ही के लिए फायदा है यार। अगर आपका लीडर अगर 5 मिनट लेट पहुंचेगा तो सोचो कि 5 मिनट में उससे कितने इंपॉर्टेंट काम करने होंगे। हो सकता है कि 5 मिनट के अंदर आपका लीडर 10 फाइलों के अंदर साइन कर लेगा और उन फाइलों से हो सकता है कि कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे होंगे। तो उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ उस टाइम के लिए रोड लगाया जाता है ताकि वो टाइम से पहुंचे और अपना काम को पूरा कंप्लीट करें, और वो सिर्फ आपके लिए। सर आपने कुछ ऐसा थ्रेट डायरेक्ट देखा जो पॉलिटिशियंस थे, जैसे ये तो बड़े हिट लिस्ट में रहे थे मोदी जी बिल्कुल वगैरह और बिल्कुल योगी बिल्कुल। जी भी, हाँ तो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से या इंटरनली भी इन पे बहुत, क्योंकि ऑपोजिशन तब सेंट्रल गवर्नमेंट में था, तो वो भी पूरी कोशिश करते थे कि इनको फंसा दिया जाए, किसी तरह से फंसा दिया जाए। यूएस का भी पूरा, यूएस ने मोदी जी को चीफ मिनिस्टर होते हुए भी एंट्री देने बिल्कुल से मना बिल्कुल कर दिया बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक वहाँ की एजेंसीज भी जो होंगी वो भी पीछे पड़ी होगी मोदी जी के कि ये ना पावर में आए। डेफिनेटली सर, ये तो तो देखो आपने काफ़ी रिस्क देखा उनके ऊपर। सर, देखो क्या होता है कि मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी जैसे जेट प्लस का, अगर सपोज करो मैं मोदी सर के साथ रहा, तो मैं इनर रिंग के अंदर रहा। इसके पीछे बहुत सारे रिंग्स होते हैं सर। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या होता है। हम सबसे पहले एक एक्सटर्नल रिंग मानकर चलते हैं। आरएनडब्ल्यू के कुछ लोगों का काम क्या होगा, सिर्फ मोदी सर की सिक्योरिटी को देखना। क्लियर है। तो दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई भी प्लानिंग हो रही होगी हमारे मोदी सर के लिए, तो हमारी एजेंसी पहले ही अलर्ट कर देगी सर। ये एक्सटर्नल रिंग का काम होता है, ठीक है। उसके बाद हम इंटरनल रिंग के अंदर आ जाते हैं सर, जहां पर आईबी अलग देख रही होगी, ठीक है सर। आईबी के अलावा एनआई अलग देख रही होगी सर, एमआई अलग देख रही होगी। उनके कुछ एक यूनिट्स होते हैं जिनका काम सिर्फ मोदी सर की सिक्योरिटी को लेकर एनालाइज करना पूरे देश के अंदर, ठीक है। ये हमारा इंटरनल रिंग हो गया देश के अंदर। फिर हम आ जाते हैं स्टेट के अंदर। स्टेट के अंदर स्टेट का लोकल इंटेलिजेंस यूनिट या आईबी वर्क, कंबाइन वर्क कर रही होगी। उनका सिर्फ एक ही काम होगा कि पूरे स्टेट में मोदी सर की सिक्योरिटी को देखना कि कोई उनके खिलाफ कोई प्लान तो नहीं कर रहा है, कोई लोग उनके खिलाफ नेगेटिव तो नहीं जा रहा है, कुछ लोग उनके विचारों से सहमत तो नहीं है, ठीक है। एक रिंग ये हो गया। इसके बाद क्या हो गया कि मोदी सर की अपनी खुद की सिक्योरिटी होती है पूरी की पूरी, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स हो गया, क्रूज प्रोटेक्शन टीम हो गया, ठीक है, उनकी लोकल कमांडोज हो गए, फिर इनर सर्कल। तो एक आदमी के लिए सर, अब आप समझ गए होंगे, मैंने रिंग से आपको समझाने की कोशिश करी कि जब भी कोई जेट प्लस का कोई भी प्रोटेक्टिव पर्सन होता है जिसको हम लोग सेव कर रहे हो, उसके लिए कितनी रिंग्स होती हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर उनके खिलाफ पाकिस्तान के कराची में कोई प्लानिंग कर रही होगी, तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि मोदी सर के लिए कराची के अंदर क्या हुआ है, प्लानिंग हुई है, ठीक है। तो हमारी सीक्रेट सर्विस बैठी है उसके लिए, उसको वहीं एलिमिनेट करना, यहाँ तक ना आने देना सर। सर आपने जैसे इसकी बात की कि अलग अलग एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, और ग्लोबली भी हमने देखा है, और स्पेशली इंडिया में जैसे इंदिरा गांधी का केस हुआ कि एक हम्म, इंटरनल सिक्योरिटी वाला ही थ्रेट बन गया। हम्म। तो क्या आपकी ट्रेनिंग में, आपका ब्रीफ में ये भी बताया जाता है कि आपका कोई साथी भी थ्रेट हो सकता है और उसको भी न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर वो कहीं ना कहीं दुश्मन के साथ मिल गया? नहीं सर, होता ही है। देखो दुनिया के अंदर मैं ये तो नहीं बोल सकता कि 100 के 100 लोग ईमानदार होते हैं सर। आप धरती में कहीं नहीं बोल सकते सर कि 100 के लोग अच्छे होंगे सर। 100 में से हो सकता है कि 2 लोग आपके विचारों से सहमत नहीं है सर। ये दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन में ही है। ये मैं सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइज, आप सीआईए में भी ये नहीं बोल सकते कि सबके सब लोग ट्रम्प को पसंद कर रहे होंगे, ठीक है सर। आप एफएसबी में 100 के 100 लोग पुतिन सर को पसंद कर रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं सर, ठीक है। आप एमडबलएस में भी 100% ये तो है नहीं कि कम्युनिस्ट को ही सब लोग पसंद कर रहे होंगे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग हैं जिनके विचार मेल नहीं खाते सर, ठीक है। तो अगर आपको जब भी ये पता चलता है कि ऐसा कोई है जो देश के हित के लिए सही नहीं है, तो आपको उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। यहीं पर आप एक एग्जांपल ले सकते हैं सर। शायद 2000 के दशक के अंदर अगर आपने रविंदर शर्मा का नाम सुना हो, जो सीआईए के साथ आरएनडब्ल्यू के एक सेकंड पावरफुल आदमी थे। शायद इंडियन आर्मी से एज ए डेपुटेशन गए थे वो आरएनडब्ल्यू के अंदर। वो सेकंड पावरफुल, आरएनडब्ल्यू के सेकंड पावरफुल थे, और वो सीआईए के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करने लग गए थे। तो जैसे आरएनडब्ल्यू को पता चला, तो देन बाद में वो वाई नेपाल होते हुए अमेरिका चले गए। और 2011 में जब सीआईए को पता चला कि आप रविंद्र शर्मा उनके लिए किसी काम के नहीं है, तो एक एक्सीडेंट में उनको मरवा भी दिया सर। सर कभी कभी पॉलिटिशियंस के अलावा, जैसे जो इंटरनली किसी ने कोई बात बोली, जैसे एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है,
बीजेपी की एक पॉलिटिशियन है, प्रवक्ता थी वो, नुपुर शर्मा, हम्म, उन्होंने कुछ बोल दिया किसी रिलीजन के बारे में या कुछ, तो वहाँ से भी थ्रेट आ जाता है लोगों पे। तो उस चीज़ के लिए भी इंटेलिजेंस एजेंसी फिर एक्टिव हो जाती है कि उनको भी प्रोटेक्ट करना है। सर देखो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो अपनी टीआरपी के लिए भी बोलते हैं सर, ध्यान पब्लिक का इधर लेके आना, ठीक है। इतना तो उनको भी पता है ना सर, मेरी बात सुनिए, कि एक जो पॉलिटिशियन है सर, जो देश को चला रहा है, उनको पता है वो क्या बोल रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। मैं हर एक की बात नहीं बोलूंगा सर, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं ताकि पब्लिक का ध्यान उनकी ओर आ जाए सर, ठीक है। एक आप मुझे एक चीज बताओ सर, एक पॉलिटिशियन ने बोल दिया हैदराबाद में बैठकर कि यार कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस फोर्स को हटाओ तो हम बताएंगे, इसका कोई रिजल्ट है सर? क्या इस देश में ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, मतलब हमारे देश में छोड़ दो, क्या धरती के किसी भी कोने के किसी भी देश के अंदर कभी ऐसा होगा कि वहां की सिक्योरिटी पुलिस फोर्स को हटाया जाएगा सर? इस बात का वर्ड क्या है? इस बात का यह है कि आपने आपको हाईलाइट करना ताकि दुनिया मुझे देखे। उनको पता है यार कि यह संभव, मतलब उनके इस जन्म में तो यह संभव नहीं है सर, ठीक है, कि इंडियन गवर्नमेंट मतलब कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटाएगी। लेकिन मैं ये स्टेटमेंट दे दूंगा तो शायद पूरा हिंदुस्तान का ध्यान मेरी ओर आएगा, सिर्फ अपने आप की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए। रिजल्ट कुछ नहीं है सर उसका, कि कैसे मैं अपने आप को, मतलब उसमें क्या है कि मतलब उनके वर्ग के जो भी लोग जो उन्हें पसंद करते हैं, उनको क्या लगा यार मेरा लीडर इतना पावरफुल, यार लीडर पावर, भाई यार इस वर्ड का कोई तुक नहीं है कि 15 मिनट के लिए पुलिस फोर्स हटा दो तो मतलब हम बता देंगे। सिर्फ मैंने आपको क्या बोला, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ठीक है, ताकि उनके लोग बोले कि मेरा लीडर कितना पावरफुल है, अपोजिशन में बैठे हुए लोग इस पर चर्चा कर जाए और वो चर्चाओं का केंद्र बन जाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो उस चीज़ पे बस ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं ध्यान है। दें सर, इन चीजों पर अवॉइड, इन चीजों पर अवॉइड, बिल्कुल। सर आपने रॉ की इफेक्टिवनेस की बात जैसे अभी की, तो रिसेंटली एक आपका स्टेटमेंट आया था नेपाल पे लेके कि वहाँ की गवर्नमेंट में कुछ चल रहा है, कुछ हलचल है और चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। और अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पर पूरा एक इंटरनल एक अलग ही क्लाइमेट बना हुआ है। तो ये कैसे एक आपकी एक स्टेटमेंट ने पूरा एक कंट्री को हिला के रख दिया है? सर देखो एक्चुअली लोगों को लगता है, जैसे बहुत सारे लोगों ने वो न्यूज़ पढ़ी या बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ देखी, तो उनको लगता है यार किसी इंसान ने एक वर्ड बोल दिया कि यार नेपाल की गवर्नमेंट गिर सकती है, या नेपाल की जो जनता है इस टाइम केपी ओली की गवर्नमेंट को पसंद नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट है, इसके पीछे बहुत रिसर्च होती है सर। कई टाइम से एजेंसीज के जो भी लोग होते हैं वो अपने आसपास के जितने भी हमारे जो पड़ोसी मुल्क हों या जो भी हमारे आसपास के नेबर हैं, सबको एनालाइज करते हैं। इसके पीछे रीज़न है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला। अगर आप प्रेजेंट टाइम में नेपाल के अंदर जो ओली गवर्नमेंट है, अगर आप उसमें देखें तो सबसे बड़ा रीज़न है सर कि इस गवर्नमेंट ने चाइना से बहुत फंड लिया है, बहुत ज़्यादा फंड लिया है चाइना से। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार इन्हें एक बुद्धा एयरपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है, हज़ारों करोड़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इस गवर्नमेंट ने लिया। मैं अगर नेपाल गवर्नमेंट से एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर सच में उन्हें इस एयरपोर्ट की इतनी ज़रूरत थी, तो एयरपोर्ट बनने के बाद आज तक सिर्फ उसमें एक ही फ्लाइट लैंड हुई है सर। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत नहीं थी अभी नेपाल को, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, चाइना से कर्जा लिया। और सिर्फ एक एयरपोर्ट के लिए नहीं, चाइना ने इन्हें बहुत फंड दिया। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि लोग समझते हैं, लोग बहुत समझदार हैं सर, लेकिन एक चीज बताओ कि चाइना ने जो भी फंड लिया है उसे वापस तो करेगा ना सर? ऐसा तो नहीं है कि चाइना अपना पैसा छोड़ देगा। चाइना उस कर्जे को सूद के साथ वसूल करेगा, लेकिन ये लास्ट में किसको देना पड़ेगा? वहां की आम जनता को ये पैसा देना पड़ेगा। आप इतिहास उठा के देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो सर, चाइना ने जिस जिसको पैसा दिया, चाहे चाइना ने श्रीलंका को पैसा दिया, चाइना ने पाकिस्तान को पैसा दिया, चाइना ने दुनिया में जिसे पैसा दिया वो लास्ट में बर्बाद हुआ। क्योंकि चाइना को जब ये लोग पैसा रिकवर नहीं वापस दे पाते, तो चाइना क्या करता है, इनके लैंड में कब्जा करता है सर, इनकी जमीन को अपने पास रखता है। वहां पर जो भी डेवलपमेंट करता है चाइना, उसमें क्या करता है, टोटल उस पर जो भी लेबर से लेकर जो भी लोग होंगे वो सारे चाइना के होंगे। तो वहां पर जो काम कर रहे हैं उनका भी पैसा चाइना को जाएगा। तो इन फ्यूचर में नेपाल के लोगों को भी समझ में आ गया था कि जो उनकी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो भी चाइना से पैसा ले रही है, वो नेपाल को क्या कर देगी, एक अंधकार में धकेल देगी सर। और आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि हर रोज नेपाल के लोग रोड के ऊपर आ रहे हैं सर। इंडिया का सर जैसे बोलते हैं कि नेपाल से एक पीपल टू पीपल कनेक्ट है, वहाँ के लोग रोटी और बेटी का रिश्ता बोला जाता है नेपाल बिल्कुल से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इंडिया की जो हेल्प रहती है नेपाल को वो मोस्टली अनकंडीशनल रहती है, जो भी हम सपोर्ट करते हैं। बट जैसे आपने चाइना बोला, वो जहाँ भी सपोर्ट करता है एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहता ही रहता है। तो आपने बोला कि जैसे एयरपोर्ट है वो ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है, जो उन्होंने लोन लिया, कर्जा सर लिया। जरूरत नहीं थी, उस एयरपोर्ट की कोई जरूरत नहीं थी। देखो मैं आपको क्या चीज बता रहा हूँ सर,
सपोज करो कि आप एक शहर के अंदर एक मॉल बनाते हैं। आप मॉल तभी बनाओगे जब आपको लगेगा इस शहर में मॉल बनाने की ज़रूरत है। जब पता है उस शहर की पॉपुलेशन ही नहीं है उतनी, इतने लोग नहीं आएँगे इस मॉल में, बड़े-बड़े ब्रांड नहीं आएँगे, तो मैं नहीं मानता कि दुनिया का कोई भी आदमी एक मॉल में इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि उसको पता है यार आज मैं 200-300 करोड़ का मॉल खोलूँगा, उस मॉल में कोई भी बड़े-बड़े ब्रांड नहीं आएँगे। जो आम लोग हैं उस जगह के, वो ब्रांड को नहीं खरीद पाते। तो आदमी क्या करेगा? मॉल नहीं बनाएगा ना सर। अगर वो फिर भी मॉल बनाता है तो इसका मतलब क्या है? वो पैसा कैसे रिकवर करेगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि नेपाल को बुद्धा एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी ना सर। अगर ज़रूरत थी तो क्यों उस पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आ रही हैं सर? आपके एयरपोर्ट को बने हुए इतना टाइम हो गया लेकिन एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं आ रही है उसमें। सिर्फ़ चाइना से एक फ्लाइट आई थी, वो भी जो भी उनके जो आर्मी के जो लोग आए थे या उनके इक्विपमेंट्स आए थे। तो मैं तो ये बोलूँगा कि यार चाइना ने वो अपने निजी फ़ायदे के लिए वो एयरपोर्ट बनवाया है। अपने फ़ायदे के लिए बनवाया लेकिन कर्ज़ा किससे लिया? आप ही को कर्ज़ा दिया और उस एयरपोर्ट को अपने निजी फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। तो आप इसको क्या बोलोगे सर? कि मैं अपने फ़ायदे के लिए आपके इस मतलब देश में एयरपोर्ट बनवा रहा हूँ और उस एयरपोर्ट बनवाने के लिए भी मैं आप ही को कर्ज़ा दे रहा हूँ। और सर ये अगर नेपाल की गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये क्या करप्शन है केपी ओली गवर्नमेंट का कि उन्होंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट करा लिया, या फिर एक चाइना को एंट्री कराने का एक तरीका बस एयरपोर्ट बना के रख दिया? नहीं, नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है देखो कि चाइना मैंने आपको बोला सर कि जहाँ नेपाल या कई छोटे देशों की सोच खत्म होती होगी, वहाँ से इन लोगों की सोच स्टार्ट होती है सर। इस टाइम उन्होंने क्या बोला? केपी ओली गवर्नमेंट को बोला होगा यार तुम डेवलपमेंट दिखाओ। क्या करो? डेवलपमेंट दिखाओ नेपाल को, तो नेपाल को लगेगा कि डेवलपमेंट हो रहा है। भाई एक आप एयरपोर्ट से बड़ा डेवलपमेंट क्या दिखाओगे सर? कि यार हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं करके, है ना? लेकिन उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो उन्हें समझ में नहीं आया कि यार मुझे क्या डेवलपमेंट दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। हज़ारों करोड़ का कर्ज़ा दे दिया उनको, ठीक है सर? अब हज़ारों करोड़ का कर्ज़ा दे दिया, आप कर्ज़े के नीचे दबे हो, ठीक है? अब आपको चाइना की हर बात माननी पड़ेगी सर, क्योंकि चाइना का कर्ज़ा है आपके ऊपर, ठीक है? धीरे-धीरे चाइना आपके में एंटर कर रहा है, आपकी लैंड को अपने हैंड ओवर में ले रहा है। लेकिन आम जनता को ये बात समझ में आ गई। लेकिन वहाँ के जो भी वहाँ के प्रेज़ेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं ओली, तो उनको क्या लगा सर कि चाइना गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि ये सपोर्ट कैसे बैकफ़ायर का काम करेगा सर। और आज देखो आप हज़ारों लाखों के लोग आज नेपाल की धरती में पैदल आ चुके हैं सर, ज़मीन में उतर गए कि यार हमारे को इस गवर्नमेंट से आज़ादी चाहिए। आज लोग बोल रहे हैं कि भाई ये नेपाल की गवर्नमेंट नहीं है, ये चाइना की गवर्नमेंट है। सर सेम सिनेरियो अगर देखें इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं, चाहे वो नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम है यहाँ पर। और काफ़ी हद तक ये बोलते हैं कि चाइना का ही पूरा कराया हुआ है ताकि इंडिया अपनी प्रॉब्लम्स में उलझा रहे और उतना जो पूरा एशिया का रीजन है, जो वो चाइना डोमिनेट कर सके। तो जो बांग्लादेश में हमने हालत देखी कि शेख हसीना का आउस्टर हुआ और वहाँ पर जो गवर्नमेंट पहले थी वो इंडिया सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, बिल्कुल। इंडिया सपोर्टिंग, और अब जो है वो थोड़ा एंटी इंडिया गवर्नमेंट है वहाँ पर। हुँ। तो इस चीज़ में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कैसे नाकाम हुई हैं या फिर अभी लगी हुई हैं इस चीज़ को नहीं, सही नहीं करने सर, में? अगर आप मुझसे पूछो, अगर बांग्लादेश का मैटर लेके चलता हूँ, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था यार कि हमारे बगल वाली कंट्री में इतना बड़ा भूचाल आ गया, गवर्नमेंट गिर गई, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? बहुत सारे मतलब टीवी में आपने डिबेट्स देखे होंगे, लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस का फेलियर। मैं बोलूँगा यार इंटेलिजेंस ये हमारी सुपर इंटेलिजेंस थी सर। कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर क्या किया, लोगों को क्या लग रहा है कि स्टूडेंट्स ने वहाँ की गवर्नमेंट चेंज कर दी। नहीं ना सर, कुछ स्टूडेंट्स ने तो गवर्नमेंट तो लोगों को दिखाया है कि स्टूडेंट्स रोड के ऊपर आ गए, लेकिन इस स्टूडेंट्स के पीछे कितनी बड़ी इंटेलिजेंस की लॉबी थी, इसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से वेस्ट की बड़ी ताकत थी या बगल में हमारी चाइना की कितनी बड़ी ताकत थी कि उन्होंने बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट कर दिया। लेकिन वहाँ की इंटेलिजेंस चाहती थी किसी भी कीमत में कि भारत इसमें एंटर करे। मेरी बात समझ रहे हैं सर? कि बांग्लादेश के अंदर उथल-पुथल होगी तो भारत कहीं न कहीं क्या करेगा? इस पर कूदेगा। और आपको मैं बताऊँ अगर इंडिया इसके अंदर आता है, तो आप सेम जो सिचुएशन आज यूक्रेन और रशिया का देख रहे हैं, सेम सिचुएशन हमारे लिए भी होनी थी सर। क्योंकि मतलब वेस्ट या चाइना जो भी इसके पीछे थे, वो तो चाहते थे कि हम इसमें कूदें, ठीक है? हम बांग्लादेश की इंटरनल प्रॉब्लम में हम लोग कूदेंगे तो सर नुकसान तो हमारा होगा। देखो वॉर से कभी किसी का भला नहीं हुआ। शायद आज जो बांग्लादेश में जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, उसका भी तख्ता पलट होने वाला है सर, ठीक है? सेम कुछ दिन में वो तख्ता पलट अगर सपोज़ करो कि जो लोग चाह रहे थे, अगर हम वही कर देते, अगर हम उसमें एंटर कर देते, तो हमारे देश को कितना बड़ा नुकसान होता सर। आप हमारे सोल्जर्स बांग्लादेश जाते, इकोनॉमी से लेकर सब चीज़। फिर क्या होता कि बांग्लादेश के सपोर्ट में 10 देश खड़े हो जाते सर, कि इंडिया ने क्या कर दिया, उनके इंटरनल मामले में दखल कर दी। ये सब चीज़ें हमारी इंटेलिजेंस को पता था सर
कि वेस्ट या चाइना क्या चाहता है, वो हमारे देश से क्या करवाना चाहता है। ठीक है, उस चीज के लिए हम रेडी थे सर, और हम रेडी थे तभी आज लास्ट में आपने देखा ना सर, जैसे ट्रम्प आए, ट्रम्प ने स्टेटमेंट में बोला सर, उन्होंने क्या बोला कि मोदी जी देखेंगे जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, तो मोदी जी देख लेंगे सर। तो ये थर्ड फ्रंट जो वर्ल्ड में अभी वॉर चल रही है, 3 वॉर, थर्ड वॉर हो जाती है, क्योंकि यूक्रेन रशिया का चल रहा है एक वॉर, एक इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, एक इंडिया को भी सर उसमें पुश करने की और सर कोशिश थी। बिल्कुल एशिया के अंदर आप सोचो ना सर, देखो पूरा मिडिल मिडिल में तो आप देख ही रहे हैं। तो अगर इंडिया भी एंटर कर जाता, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं सर, कि यूक्रेन रशिया, मतलब यूक्रेन अगर रियल में देखा जाए तो यूक्रेन को महज 24 घंटे में खत्म कर सकता है रशिया सर, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मुझे लगता है कि 2 साल पूरे होने वाले हैं सर, राइट। 2 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ कि इतना पावरफुल दुनिया का रूस यूक्रेन को खत्म नहीं कर पाया सर? रीजन पता है क्या सर? यूक्रेन युद्ध नहीं लड़ रहा है सर, युद्ध कोई और लड़ रहा है पीछे बैठकर। सेम सिचुएशन बांग्लादेश के हालात में होते, ठीक है, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया ने क्यों नहीं किया, भाई इसलिए नहीं किया क्योंकि जो आज आप यूक्रेन के अंदर देख रहे हैं, सेम सिचुएशन यहां भी होना था। बांग्लादेश के सपोर्ट में 10 देश पीछे खड़े थे, वो चाहते थे इंडिया इसमें क्या करे, इंटरफेयर करे, ठीक है। और एक बार ही सर जब कोई देश युद्ध में घुसता है तो हजारों साल पीछे चला जाता है वो। और सर जैसे श्रीलंका का क्राइसिस हमने देखा, बिल्कुल उसमें इंडिया ने थोड़ा आई थिंक उसको अपने अपने अराउंड टर्न अराउंड कर लिया है। ऐसे जो आपने फॉरेन इंटरफेरेंस बोला, चाहे वो CIA का हो, US का, या फिर चाइनाज इंटेलिजेंस हो, या फिर रशिया का इंटेलिजेंस एजेंसी हो, तो वहाँ पर हम कहाँ कैसे स्टैंड करते हैं? ये लोग कितना इंटरफेयर करते हैं इंडिया में, और हम उसको कैसे काउंटर करते हैं? देखो सर, दुनिया के अंदर कोई भी सीक्रेट सर्विसेज हो, चाहे हमारी बगल की MSS हो चाइना की, FSB की हो रशिया की, CIA हो, देखो एजेंसी को क्या है सर, एजेंसी हमेशा पावरफुल आदमी को टारगेट करती है। पावरफुल आदमी मतलब देश को, अगर हम यहाँ देश से ले लेते हैं, एक्चुअली क्या है, ये आसान शब्दों में मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा ताकि लोगों को, ऑडियंस को बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाए कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सपोज करो आपका एक डिस्ट्रिक्ट है या तहसील है कुछ भी, वहां पर आप एक बिजनेस खोलकर बैठे हो सर, आप बुक्स को ही सेल करते हो, आपकी किताबों की एक दुकान है और आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है सर। वहां आप क्या देखते हैं कि यार मैं भी एक किताबों की दुकान खोलने लग जाता हूँ, ठीक है सर, मैं भी अगर किताबों की दुकान खोलूंगा तो आपके बिजनेस में क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। ठीक है। हो सकता है जो बुक पहले आप 500 रुपए की बेचते थे, आप कंपटीशन में क्या करोगे, उसको 300 की लाओगे, उसको 400 की लाओगे, उसको 250 की लाओगे, क्योंकि मेरा बिजनेस खत्म करने के लिए। सेम सिचुएशन में क्या होता है जब दुनिया के अंदर कोई देश सुपर पावर बनने की कोशिश करता है सर, बहुत ज्यादा निर्यात होती है, हर चीज उसके वहां बनना शुरू होती है, एक सुपर इकोनॉमी बन के उभरता है, तो बाकी देश नहीं चाहते सर कि वो सुपर पावर बने। लेकिन उसको सुपर पावर बनने से रोकने के लिए क्या है सबसे अच्छा तरीका सर, उसको किसी वॉर में धकेल दो, उसको बैकफुट में फेंक दो। अब वॉर में कैसे धकेलोगे सर? फॉर एग्जाम्पल के लिए हिंदुस्तान है, कल एक सुपर पावर देश बन के उभर रहा है, आपने क्या कर दिया, पाकिस्तान को कुछ एड फंड दे दिया सर, पाकिस्तान को दे दिया आपने 1000 करोड़ कि एक काम कर यार, मुजाहिदीन तैयार करके इंडिया में भेजते रहे। आपने यहाँ से बांग्लादेश को कुछ फंड दे दिया कि एक काम कर, कुछ एक मुजाहिदीन वगैरह कुछ भी भेज, इंडिया के अंदर भेज, ठीक है। आप यहाँ से श्रीलंका को दे दिए, डेफिनेटली आपने इंडिया को चारों तरफ से टारगेट करने की कोशिश करी। अब क्या है, इंडिया जो धीरे धीरे सुपर पावर बन रहा है सर, जब उसको चारों तरफ से दिक्कतें आएंगी, अपने में तो देखो पहले खुद को तो सेफ रखेगा ना सर, मतलब जो मैं फोकस पूरा एक सुपर पावर बनने में लगा रहा था, वो मेरा फोकस थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड होगा? मुझे लगेगा यार मुझे पाकिस्तान बार बार परेशान कर रहा है, ठीक है, मुझे लगा बांग्लादेश मुझे बार बार परेशान कर रहा है, मुझे लगा यहाँ से श्रीलंका से मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ करके, तो जब मैं परेशान हूँ कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घर कर जाएगा। लेकिन दुनिया का सबसे समझदार लीडर वो होता है सर जो सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करता है कि यार नहीं, मुझे दुनिया का सुपर पावर बनना है और उन्हें कैसे उन चीजों से निपटना है, ठीक है। और वो दोनों काम एक साथ, अभी आपने देखा होगा 2014 के बाद सर, जो एक प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कर रही है सर ग्लोबली जैसे वॉर चल रही हैं, यूक्रेन रशिया का हो गया, इधर इजराइल का चल रहा है हमास के साथ, जैसे हमने डिस्कस भी किया। वॉर में कैजुअलिटीज़ होती हैं, आम लोग मरते हैं, सैनिक मरते हैं, पर ये बोला जाता है कि इसका करता धरता कोई और ही होता है। तो वॉर से फ़ायदा कैसे हो रहा है ये? वॉर से इस दुनिया में कभी किसी का फायदा नहीं हुआ सर। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लो महाभारत के टाइम से, ठीक है, तो महाभारत में भी भगवान कृष्ण गए सर, एक बारी गए वो कौरवों के पास और बोले यार वॉर मत कराओ, युद्ध मत कराओ, क्योंकि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। तो ये भगवान कृष्ण ने महाभारत में बोल दिया था सर,
युद्ध से कभी भला नहीं हुआ किसी का। तो सेम सिचुएशन आज की है, वॉर से कभी किसी का भला नहीं होता कि सर, लेकिन इस कलयुग में वॉर से सिर्फ एक ही का भला होता है सर, वो होता है वॉर इंडस्ट्रीज। सर दुनिया में जितना वॉर होगा उतने हथियार बिकेंगे सर। सर देखो, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल है, पढ़ाई होगी, नए नए बुक्स बिकेंगे ना सर, तभी तो लोग पढ़ेंगे, नई नई बुक्स खरीदेंगे। जब वॉर होगा तो लोग वेपन्स को खरीदेंगे, एक्सप्लोसिव खरीदेंगे सर, मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदेंगे, तो कोई ना कोई तो है जो उन्हें बना रहा है सर। तो दुनिया में वॉर से सिर्फ फायदा किसका हुआ है सर? वॉर इंडस्ट्रीज का। और वॉर इंडस्ट्रीज को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हजारों लोग मरे, लाखों लोग मरे, उन्हें कोई फर्क नहीं होता। उन्हें सिर्फ फर्क दिखाई देता है अपने बैंक अकाउंट की गिनती बढ़नी चाहिए सर, और कुछ दिन के बाद ये वॉर बंद हो जाएगा सर। ऐसा नहीं है, वॉर बंद हो जाएगा, लेकिन जो लाखों लोग मारे गए सर, आपने वो कभी वापस नहीं आएंगे सर। हजारों लोग बेघर हो गए, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, वो टाइम वापस नहीं आएगा सर। लेकिन कुछ लोग क्या होगा, जीत का जश्न मनाएंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जश्न किस चीज का सर, उन लाखों कुर्बानियों का। तो बेशक आपकी जीत हो गई, लेकिन इंसानियत की बहुत बड़ी हार है ना सर। आज आप जीत गए हो, चलो मैं वॉर जीत गया, लेकिन ये इंसानियत की हार है, जहां आपने अपनी एक महत्वाकांक्षा के लिए लाखों लोगों को कुर्बान कर दिया सर। मैं आपको वॉर के वो दृश्य नहीं बता सकता सर, जहां 6-6 महीने से लोगों की लाशें पड़ी हैं सर, सोल्जर की लाशें, कोई उन्हें उठा नहीं रहा सर। वो सोल्जर जो अपने देश के लिए युद्ध लड़ रहा है और वो वहां शहीद हो गया, और 6 महीने से बॉडी नहीं उठा रहे उसकी कोई। और कुछ लोग एसी कमरे में बैठकर सिर्फ ऑर्डर्स दे रहे हैं सर। जब उनको लगेगा कि उनका मकसद पूरा हो गया, वॉर बंद सर। वॉर कभी सोल्जर बंद नहीं करेंगे सर। देखो, वॉर कभी सोल्जर शुरू भी नहीं करता, वॉर कभी सोल्जर बंद भी नहीं करता सर। वॉर तो दो बड़े पॉलिटिशियन शुरू करते हैं, दो बड़े पॉलिटिशियन ही खत्म करते हैं सर। सर आपने डिफेंस इंडस्ट्री की बात की, जो कि आई थिंक यूएस का एक मेजर उसमें कंट्रीब्यूशन है, या फिर एक बड़ा परसेंटेज है। बिल्कुल तो ट्रम्प के आने से कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क पड़ा है वॉर्स पे, या फिर जो इंडिया की कंडीशंस हैं, मोदी जी और ट्रम्प की भी कुछ बात हुई, उसमें नेगोशिएशन की बात भी हुई। बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है, देखो ट्रम्प को अगर आप देखो यूएस प्रेसिडेंट को एक बिजनेस टाइकॉन के तौर पर, एक बिजनेस टाइकॉन, वो बिजनेस को ज्यादा महत्व देखते हैं सर, वो वॉर पर बिलीव नहीं करते। अगर आप बाइडेन को पिछली बार देखें तो बाइडेन ने वॉर पर बिलीव किया। जैसे ट्रम्प आए, ट्रम्प ने पहले ही हमास को बोला वॉर स्टॉप, ठीक है, हमास बोला रेडी है, नेतन्याहू बोले यार वॉर नहीं रुकेगा, तो उन्होंने बोला यार तुम वॉर करोगे तो यूएस तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। क्लियर है सर। सेम चीज उन्होंने यूक्रेन को भी बोला, सेम चीज पुतिन को भी बोला सर, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि वो ट्रम्प क्या है, वॉर पर बिलीव नहीं करते, वो एक बिजनेस टाइकॉन है, वो चाहते हैं कि एक बिजनेस के तौर पर पूरी दुनिया को देखना सर, ठीक है। तो ये ट्रम्प की वो है सर, कि ट्रम्प जब तक चेयर में रहते हैं तो मुझे लगेगा, मुझे ऐसा लगता है कि वॉर नहीं होगा सर। मैंने बहुत पहले भी बोल दिया था, शायद ट्रम्प सर के आने से पहले ही बोल दिया था कि जब वो 20 तारीख को हॉट सीट पर बैठेंगे तो सबसे पहले वॉर को बंद कराएंगे सर। सर आपने अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप के ऑपरेशन किए, जैसे हमने कुछ ऑपरेशन का आपने हमें थोड़ा सा दिखाया भी। तो आपका नाम लक्की बिस्ट है, उसमें लक ने कितना साथ दिया है सर आपका? लक ने, देखो अगर लक ने साथ नहीं दिया होता तो मैं अपने पूरे शरीर के साथ सर अभी पॉडकास्ट तो कर ही नहीं रहा होता सर। तो लक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता है सर, बहुत ज़्यादा। आज भी अगर मैं सोचूं पीछे तो मुझे एक अजीब सा सपना लगता है, यार ये कैसे हो गया करके। तो लक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मैं लक पर बहुत बिलीव करता हूँ। और दूसरी चीज़, ईश्वर आपके ऊपर, ईश्वर का आशीर्वाद, आपके परिवार का आशीर्वाद सर, है ना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर कुछ इतनी टफ सर्विस करने के बाद कुछ आफ्टर इफेक्ट्स छूट गए हैं जो आपको अभी भी रिटायरमेंट आपने लिया उसके बाद भी परेशान करते हैं, या फिर कुछ किसी तरह से इम्पैक्ट करते हैं? सर होता ही है सर। देखो कई बार तो मतलब ये मैं बोलूँ कि नहीं हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। देखो क्या चीज़ है कि आज भी अपने घर पर रहना, 3 बारी डोर को लॉक करना सब चीज़ों से, ठीक है, तो आपको अपनी सेफ्टी तो लेके ही चलनी पड़ेगी सर। तो वो तो रूटीन है, वो तो आपका टूटेगा ही नहीं सर लाइफ में। अगर सपोज करो मैं भी यहाँ, हम लोग पॉडकास्ट करने भी आए और मैं वापस वहाँ जाऊँ, अगर रास्ते में भी अगर 3 या 4 बारी किसी ने मुड़ कर देख लिया तो कल तक जहन में ही रहेगा। यार उस आदमी ने चाहे इत्तेफाक से ही देखा हो उसने, चाहे मैं अपने देश में रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसने क्यों देखा तो क्वेश्चन मार्क रह जाता है सर। तो आपसे जो जो आपकी लाइफ की जो बीती हुई चीज़ें हैं
वो ज़िंदगी में कभी आपसे दूर नहीं जाती हैं सर, ठीक है? वो हमेशा रहती हैं और डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। कई बार जब आप स्ट्रेस में होते हो, तो आपको एक छोटी-सी चीज़ भी बहुत बड़ी नज़र आती है सर, ठीक है? जब आप स्ट्रेस में नहीं होते, तो आप चीज़ों को इग्नोर करते हो, डिपेंड है सिचुएशन के ऊपर। तो मैं कहूँगा कि समय जो है ना सर, वक़्त है, वक़्त बहुत पावरफुल है दुनिया में। वक़्त से बड़ा पावरफुल धरती में कुछ नहीं है सर। सर आपने 2 बुक्स भी लिखी हैं। हुँ। तो मैं ये पूछूँगा कि जो बॉम्ब से लेके बुक तक का सफ़र रहा, वो कैसे चेंज किया आपने? सर देखो, बुक्स लिखना ईज़ी सर, देखो कभी हम ऑपरेशन में जाते हैं, हज़ारों टेंशन सर, है ना? क्या होगा, क्या नहीं होगा, हर पल में एक टेंशन, ठीक है? लेकिन बुक्स वग़ैरह लिखना या फ़िल्म लिखना या वेब लिखना, वो मेरे को इतना मुश्किल नहीं लगा सर। देखो अगर आप मुझसे पूछो कि यार बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है राइटर, कि यार राइटर कैसे बन गए, ऑथर कैसे बन गए? तो मैं थोड़ी देर शांत रहता हूँ यार, मुझे लगता है कि यार देख भाई ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर। मेरे लिए एक राइटर कौन है सर? जिसने पूरी दुनिया देखी हो सर। वो पूरी दुनिया को देखने के बाद जो चीज़ें उसको लगती हैं वो एक किताब में उतार रहा है सर। अगर आप मुझसे अभी ये पूछो कि यार 4-5 दिन भूखे रहने के बाद कैसा लगता है? तो शायद मेरा जैसा आदमी गूगल सर्च करे एग्ज़ाम्पल के लिए कि यार भूखे रहने के बाद कैसा लगता है? यार जो आदमी 5 दिन से भूखा है ना सर, आप उसके साथ बैठ जाओ आधे घंटे, वो आपको पूरी किताब भर देगा। उसकी बातें खत्म नहीं होंगी क्योंकि वो रियल में भूखा रहा है सर। मैं कह रहा हूँ 300 पन्ने कम पड़ जाएँगे, आप लास्ट में बोलोगे रहने दे। तो अगर आपको सच में एक अच्छा राइटर बनना है और दुनिया को सच दिखाना है, तो आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा सर, वहाँ से गुज़रना पड़ेगा। तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा सर। तो आपने अपनी जो लाइफ़ है, उसी को बुक्स में उतार दिया है। बस वही सर जो ज़िंदगी का अनुभव था, जो दुनिया के अंदर देखा, बस चीज़ वही सर, वही किताब के पन्नों में। सर एक आई थिंक क्लोजिंग नोट पे एक चीज़ और पूछूँगा कि यूथ के लिए आपका क्या, अगर कुछ आप एक मैसेज देना चाहें, तो वो क्या मैसेज होगा आज के यूथ के लिए? यार वॉर देखो, वॉर सॉल्यूशन नहीं है सर दुनिया में। मैं कहूँगा सर वॉर तो कभी होना ही नहीं चाहिए। मतलब वॉर का रिज़ल्ट आप इतिहास उठाकर देख लो सर, जो भी वॉर का रिज़ल्ट होगा ना हमेशा, वो हमेशा सैड ही होगा यार, दुखी होगा। मतलब आप क्या करोगे पूरी दुनिया जीतने के बाद भी? लेकिन क्योंकि आप वो खुशी मना ही नहीं सकते अपनों के साथ, वो तो रहे ही नहीं ना आपके साथ। आज हम आज आप पूरी दुनिया देख लो यार, पूरी दुनिया आज वॉर के ऊपर है। लोग बोलते हैं यार कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि यार सर कहीं वर्ल्ड वॉर थर्ड तो नहीं हो जाएगा? यार भाई, अब इसको आप वर्ल्ड वॉर थर्ड नहीं कहोगे, क्या कहोगे यार? ये बताओ ना। आज पूरा मिडल आप देख लो, ठीक है? यहाँ आप गाज़ा को देख लो, यहाँ आप यूक्रेन को देख लो, यहाँ बगल में पाकिस्तान को देख लो, यहाँ बांग्लादेश को देख लो। हर बच्चा भूखा मर रहा है यार। सोल्जर्स की बॉडी 6-6 महीने से पड़ी हुई है लेकिन उन्हें कोई नहीं उठा रहा। तो इससे ज़्यादा और थर्ड वर्ल्ड वॉर आप क्या ले लोगे सर? और जो भी इस वॉर के पीछे है, एक छोटी-सी बात है कि जो भी चाहते हैं वॉर हो, जिनके बैंक के अकाउंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें एक छोटी-सी चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आज से 50 साल के बाद शायद उनमें से कोई भी आदमी नहीं होगा सर। इस धरती में सब नए लोग आ चुके होंगे, ठीक है? लेकिन जो लोग आपकी वजह से बेघर हो गए, कभी अपने घरवालों के पास वापस नहीं लौट कर आए, ठीक है? वो लोग दुनिया में कभी वापस नहीं आएँगे यार, सिर्फ़ एक छोटी-सी महत्वाकांक्षा के लिए। तो वॉर किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। हमेशा कोशिश करो कि बातों से हल निकल जाए यार, क्योंकि हो सकता है कि जो बहुत बड़ी चीज़ हो, जिसको बड़ी से बड़े वॉर जिस चीज़ को ना ख़त्म कर पाए, कोई एक छोटी-सी बात उस चीज़ का हल निकाल ले, तो वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं सर। थैंक्स अ लॉट सर, मतलब बहुत अच्छा लगा आपके व्यूज़ जान के। बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया और जिस तरह के क्रिटिकल ऑपरेशंस आपने किए हैं, बट उसके बाद भी ये मैसेज देना कि ठीक है, स्ट्रेंथ अच्छी चीज़ है, कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, बट वो सेल्फ प्रोटेक्शन में यूज़ हो तो अच्छा है। डेफ़िनेटली सर। वॉर मॉन्गरिंग मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। देखो सर कि अगर आप महाभारत में भी जाओ, तो महाभारत में क्या बोला गया है सर? एक बार पूछा कि यार आपको ब्रह्मास्त्र दिया है, आपने तपस्या करी और ईश्वर ने आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया। तो बोला गया है गीता में सर कि ब्रह्मास्त्र क्या है? वो खुद की सेफ्टी के लिए है, वो धर्म की रक्षा करने के लिए है। मैं धर्म की बात फिर यहाँ कह रहा हूँ, धर्म की बात सत्य है।
धर्म की बात मानवता। आज जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, जो भी वेपन्स हैं, जो भी आर्मी है, यार ये वॉर के लिए नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो न्यूक्लियर वेपन किसी देश को तबाह करने के लिए नहीं है, वो क्यों है? ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत इंस्पिरेशन भी मिली। थैंक यू और थैंक्स अ लॉट आज ज्वाइन करने के लिए। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से। हमने बहुत सारी चीज़ ऐसी कवर की हैं जिन चीज़ों पे आपने पहले नहीं बोला है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सर। और मैं भी ये भी चाहूँगा कि जो भी सर के ये जो पॉडकास्ट देखें, सर ने बहुत सारे पॉडकास्ट लिए हैं और मेरे बहुत सारे सीनियर्स के लिए हैं, तो उनको भी देखो, आपको सेम चीज़ें मिलेंगी आगे चलकर। तो सारे वीडियोस देखो, आपको मज़ा आएगा। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स टाइम निकालने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।